हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डीएससी 2 से जो सब्जेक्ट है हमारा पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का सेमेस्टर 1 का, इसको हम देखने वाले हैं। तो चैप्टर नंबर हमारा तीसरा है न्याय और नीति, इसको यहाँ पे हम समझेंगे। और इनके नोट्स आपको फ्री में अवेलेबल करा दिए जाएंगे हमारी वेबसाइट पे। गूगल पे जाना है आपको, eklavyastudypoint.com सर्च करना है, ऐसे वेबसाइट ओपन हो जाएगी आपके सामने। इसमें ये जो पीडीएफ नोट्स वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके आपको आगे नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप वहाँ से नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। और टेलीग्राम चैनल है हमारा एकलव्य स्नातक 1, इसको जरूर ज्वाइन करो। यहाँ पे आपको पीडीएफ नोट्स अवेलेबल करा दिए जाएंगे, ठीक है। आप यहाँ से भी नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो, पर आपको वेबसाइट पे ज़्यादा आसानी से मिल जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे आपको सेमेस्टर वाइज सारे नोट्स अवेलेबल करा दिए जाएंगे। मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है, आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, एकलव्य स्टडी पॉइंट इस नाम से आप सर्च करोगे, आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हो। आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर दो, ठीक है, मैं आपको टाइम निकाल के रिप्लाई कर दूंगा वहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन की, यानी ये देखिए ये चैप्टर कौन सा है। सब ये इस चैप्टर में दो बातें महत्वपूर्ण है। एक तो इसमें हम अमर्त्य सेन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और दूसरा पढ़ेंगे जॉन रॉल्स के बारे में। जॉन रॉल्स का न्याय का सिद्धांत था, इन्होंने न्याय का सिद्धांत दिया था अपनी एक पुस्तक में, इन्होंने लिखा था उसके बारे में बहुत डिटेल में। लेकिन इनके सिद्धांत की आलोचना करी है अमर्त्य सेन ने, ठीक है। अमर्त्य सेन कहते हैं कि इनका जो सिद्धांत है वो काल्पनिक चीजों पे आधारित है, और कहीं ना कहीं यथार्थ जो दुनिया होती है, जो वास्तविक दुनिया होती है, वहां पे ये सिद्धांत जो है लागू नहीं हो सकता है। तो इसको लेकर जो इन्होंने अपना न्याय का सिद्धांत दिया है, इसको समझेंगे, इनके न्याय पर क्या विचार थे, यही आपको चैप्टर में पूरा देखने को मिलेगा। फिर हम न्याय के बारे में और नीति के बारे में समझेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो अमर्त्य सेन कौन है, इनका परिचय देखेंगे और इनके न्याय के सिद्धांत को समझेंगे, ठीक है। तो देखिए अमर्त्य सेन कौन है। तो ये विश्व प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं और दार्शनिक हैं, ठीक है, यानी ये अर्थशास्त्री भी है और एक फिलोसफर भी है, ठीक है। और इनको नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। और इनकी एक पुस्तक थी, बुक थी, जो कि न्याय के ऊपर थी, द आइडिया ऑफ जस्टिस। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। द आइडिया ऑफ जस्टिस जो बुक है वो किसके द्वारा रचित है, तो आप किसके द्वारा लिखी गई है, तो आप क्या कहोगे, अमर्त्य सेन के द्वारा, ठीक है। अमर्त्य सेन ने उसमें न्याय और नीति के बारे में बहुत डिटेल में लिखा हुआ है, और भारतीय परंपराओं के अनुसार लिखा हुआ है, ठीक है। हमारी जो भारतीय परंपराएं थी उसमें जो न्याय और नीति का जिक्र मिलता है, उसके बारे में हमें यहाँ पे डिटेल में जानकारी मिलती है, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। देखिए न्याय का स्वरूप एक अत्यंत महत्वपूर्ण इनकी पुस्तक है। इन्होंने क्या करा है, भारतीय परंपरा, हमारे जो संस्कृत ग्रंथ है उसके अनुसार, और जो न्याय शास्त्र है, इसके आधार पे इन्होंने क्या करा है, न्याय को समझाने का प्रयास किया है। यानी जो भारतीय जो भी हमारे ग्रंथ मिलते हैं, साहित्य मिलते हैं, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने न्याय को समझाया है, ठीक है। ये विदेशी न्याय का सिद्धांत जो कि जॉन रॉल्स का सिद्धांत था, उसको ये सही नहीं मानते हैं। अमर्त्य सेन के न्याय के सिद्धांत का उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो इसका उद्देश्य है, इसका मकसद है कि न्याय को केवल नियमों के आधार पे नहीं, बल्कि वास्तविक जीवन में न्याय कैसे बढ़ेगा और अन्याय कैसे कम होगा, इस आधार पे समझना है, ठीक है। इनका उद्देश्य क्या था कि न्याय को हमें ऐसे नहीं समझना कि बस हमने एक लिखी किताब में पढ़ लिया कि ऐसे ऐसे हो जाएगा तो न्याय मिल जाएगा, यानी कुछ लिखित बातों से केवल न्याय नहीं मिलने वाला, बल्कि हमको ऐसे सोचना है कि रियल लाइफ में कैसे हम न्याय को बढ़ा सकते हैं, और जो अन्याय होता है समाज में, जो शोषण होता है, उसको कैसे कम किया जा सकता है, इसके बारे में ये बात करते हैं, ठीक है। फिर ये पूर्ण न्याय की खोज नहीं करते, क्योंकि आपको पता है परफेक्ट जस्टिस या पूर्ण न्याय दुनिया के किसी भी समाज में पॉसिबल नहीं है। आप देखोगे, आप कहोगे यूरोप के देश बहुत अच्छे हैं, आप सोचते हो कि वहाँ पे बेहतरीन व्यवस्था होगी, लेकिन आप वहाँ पे भी सुनते हो कि वहाँ पे भी कई बार लोगों को न्याय नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो दुनिया में न्याय कहीं भी नहीं मिल सकता। परफेक्ट न्याय की अगर खोज करोगे तो मिलना पॉसिबल ही नहीं है, कहीं ना कोई कमी रह जाती है। तो इसलिए अमर्त्य सेन का कहना है कि हमारा लक्ष्य ये समझना होना चाहिए कि अन्याय को कैसे कम किया जाए, ठीक है। यानी हमारा लक्ष्य क्या समझना है कि हम अन्याय को कैसे कम करें। हम अगर परफेक्ट जस्टिस के पीछे भागेंगे, पूर्ण न्याय के पीछे भागेंगे, तो वो तो मिलना पॉसिबल है ही नहीं। लेकिन हम ये जरूर कर सकते हैं कि हम अन्याय को कैसे कम करें, इस पे ज्यादा ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। ऐसा किसने कहा है, अमर्त्य सेन ने कहा है। आगे देखिए, ये नीति और न्याय, इनके नजरिए से, यानी जो अमर्त्य सेन है, इनके नजरिए से अगर हम नीति और न्याय को समझने की कोशिश करें तो उसका क्या अर्थ है, हमको ये समझना है। तो अकॉर्डिंग टू अमर्त्य सेन, अगर हम न्याय की बात करें तो उसकी दो आधारशिलाएं हैं। पहली आधारशिला जो है उसको वो नीति कहते हैं। तो नीति क्या होता है, देखो नीति होते हैं नियम, रूल्स, कानून, ठीक है। अमूर्त सिद्धांत जो हमको दिखते नहीं है, पर वो हमारा जो संविधान है या जो हमारी सरकार है वो उसको बनाती है, उसको लागू करवाती है, ठीक है। तो नीति क्या है, एक तरह से नियम मान लीजिए कि ये नियम है। यदि नीति को यानी यानी नियमों को ठीक से लागू कर दिया जाए तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा
लोक कल्याण हो पाएगा, यानी जनता की भलाई हो पाएगी। तो ये संस्थागत व्यवस्था का एक हिस्सा है। आप ये मान लीजिए, आपको पता है कि देखो हमारा कानून जो है बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है कि सबको समानता का अधिकार मिलना चाहिए, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, बहुत सारी बातें करता है। लेकिन क्या सच में समाज में ऐसा हो पाता है? तो कई जगह पे देखोगे नहीं, ऐसा नहीं हो पाता। अन्याय जो है वो लोगों के साथ होता है, ठीक है। न्याय बेशक से हमें संविधान की बात, न्याय की बात करता है, लेकिन अन्याय समाज में जरूर होता है लोगों के साथ। अगर हम जो रूल्स बना दिया है, ठीक है, हमारी सरकार अगर उन रूल्स को सही तरीके से लागू करवा दे, तो आपने सोचा है कि कभी क्या होगा? तो कहीं ना कहीं उससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा जनता की भलाई हो पाएगी, ठीक है। तो एग्जाम्पल आपके सामने है कि कानून लिख दिया गया है कि सबको समान शिक्षा मिले। अगर सच में ये लागू भी हो जाए, सबको समान शिक्षा मिलने लग जाए, तो कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा जनता का क्या हो जाएगा, भला हो जाएगा। तो यही बात इन्होंने बताई है, ठीक है। फिर ये न्याय की बात करते हैं, यानी इन्होंने नीति की बात करी है, नीति क्या है, नियम है। फिर ये न्याय की बात करते हैं, न्याय इनके अकॉर्डिंग क्या है? ये कहते हैं कि न्याय जो है ना, वो नियमों के वास्तविक जीवन में परिणाम है। यानी जिन नियमों को, जिन नीतियों को सरकार को लागू करना है, या सरकार जिन नीति और नियमों को लागू करती है, अगर वो अच्छे तरीके से लागू हो जाए तो उसका परिणाम क्या मिलेगा हमको? न्याय मिलेगा। यानी ज्यादा से ज्यादा अगर जनता की भलाई हो जाएगी नियमों के द्वारा, तो कहीं ना कहीं समाज में न्याय मिलेगा, ऐसा अमर्त्य सेन मानते हैं, ठीक है। आगे देखो, ये कहते हैं कि न्याय तब है जब लोग वास्तव में समानता और अवसरों का अनुभव करें। यानी कि अगर लोगों को, यानी कि जनता को, ठीक है, समान अवसर मिल पाए, ठीक है, और उनको समानता मिल पाए समाज में, उनके साथ कोई भेदभाव ना हो, तो ऐसी कंडीशन को इन्होंने क्या कहा है? न्याय कहा है। यानी कि तभी न्याय संभव है जब लोगों को सच में समानता मिले और उनको अवसरों में बराबरी मिल पाए, ठीक है। उदाहरण इन्होंने दिया इसका, ये कहते हैं कि शिक्षा उपलब्ध भी हो और गरीब बच्चा जो है वो वास्तव में पढ़ सके, यानी सबको शिक्षा अवेलेबल हो, जो गरीब से गरीब बच्चा है वो भी एजुकेशन ले पाए, ठीक है। तो इसको ये क्या कहेंगे? न्याय कहेंगे। सेन का मुख्य तर्क क्या है? तो अमर्त्य सेन कहते हैं कि सिर्फ कानून बनाना काफी नहीं है, कानून का लाभ जो है समाज में अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे तभी न्याय माना जाएगा। आपको पता है यार, कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा कि हमारे संविधान में कानून बना हुआ है, लेकिन उस कानून को सही तरीके से लागू नहीं किया जाता। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपको पता होगा कि सार्वजनिक जगह पर, ठीक है, जो सार्वजनिक स्थान होते हैं, वहां पे सिगरेट पीना, शराब पीना अलाउ नहीं होता है, संविधान में इसको गलत माना गया है, ठीक है। लेकिन क्या आपने कभी देखा है सार्वजनिक जगह, जैसे मान लो कोई पार्क है, क्या पार्क में आपने कभी देखा है कि कोई व्यक्ति सिगरेट पी रहा हो? बिल्कुल देखा होगा आपने, क्योंकि ऐसा होता है, पार्कों में लोग सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं। तो यहाँ से क्या पता लगता है? यहाँ से ये पता लगता है केवल कानून बना देना काफी नहीं है, बल्कि उसे लागू भी सही से करना होगा, ठीक है। यानी कानून बनाने से काम नहीं चलेगा, उसको सही तरीके से लागू करना पड़ेगा, ताकि समाज के अंतिम व्यक्ति तक उसका फायदा पहुंच सके। नेक्स्ट है जॉन रॉल्स से मतभेद। अब देखो, अमर्त्य सेन ने जॉन रॉल्स के द्वारा दिया गया जो न्याय का सिद्धांत है उसको सही नहीं माना है, ठीक है। कहीं ना कहीं इनके विचारों में और उनके विचारों में मतभेद देखने को मिलता है। सेन ने रॉल्स की जो पुस्तक है अ थ्योरी ऑफ जस्टिस, ठीक है, इसकी आलोचना करी है। रॉल्स का मॉडल जो है, जिसमें न्याय को आदर्श सिद्धांत के रूप में बताया गया है और एक पूर्ण न्यायपूर्ण समाज जैसा किस प्रकार का होना चाहिए, ठीक है, ऐसी बात कर रखी है उन्होंने। यानी कि उन्होंने ये कहा है कि न्याय का सिद्धांत जो है एक आदर्श सिद्धांत माना गया है उसको, और ये एक न्यायपूर्ण समाज की बात करता है, जो कि कभी भी लागू हो पाना पॉसिबल उतना नहीं हो पाता है, ठीक है। कहीं ना कोई अन्याय समाज में रह ही जाता है, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने क्या करा है, उनके सिद्धांत की आलोचना की है। अब सेन का मानना क्या है? सेन कहते हैं, यानी अमर्त्य सेन कहते हैं कि पूर्ण न्याय का विचार अव्यावहारिक है। आप ये सोच ही नहीं सकते कि पूर्ण न्याय कभी मिलेगा, ठीक है। समाज में अन्याय जो है वो पहले से मौजूद है, हमें इन अन्याय को कम करने पे ध्यान देना चाहिए। यानी कि समाज में पहले से अन्याय है, हम पूर्ण न्याय के पीछे भगेंगे तो नहीं होगी, ठीक है, नहीं बनने वाली है बात। हमें क्या करना पड़ेगा? अन्याय को कम करने का प्रयास करना है। न्याय का मूल्यांकन वास्तविक जीवन की स्थितियों के आधार पे होना चाहिए, कि वास्तविक जीवन की क्या स्थिति है उसके आधार पे न्याय का मूल्यांकन करना चाहिए, ठीक है। और सेन ने कंपैरेटिव जस्टिस यानी तुलनात्मक न्याय का मॉडल दिया था। अब याद रखना कि सेन का जो न्याय का मॉडल क्या था, उसको क्या बोलते हैं हम? तुलनात्मक न्याय। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात है, शायद आपको यहाँ पे समझ में नहीं आएगी, मैं आपको आगे जब जॉन रॉल्स का सिद्धांत समझाऊंगा ना तब आपको समझ में आएगी, लेकिन इस लाइन को ध्यान रखना। अमर्त्य सेन ने क्या कहा है कि न्याय का मूल्यांकन वास्तविक जीवन की स्थितियों के आधार पे होना चाहिए, यानी जो हमारा वास्तविक जीवन है, जो रियल जो हमारी लाइफ होती है, उसके आधार पे हमें न्याय के सिद्धांत
ठीक है, या न्याय का मूल्यांकन करना है। लेकिन जो जॉन रॉल्स का सिद्धांत है ना, वो वास्तविक जीवन की स्थितियों पे बात नहीं करता, बल्कि वो एक काल्पनिक दुनिया की बात करता है, जो कि हम जब जॉन रॉल्स का सिद्धांत आगे डिटेल में पढ़ेंगे वहां पे हम समझेंगे। यानी वो मान लेता है कि समाज में ऐसा हो तो ऐसा होगा, यानी एक काल्पनिक दुनिया की बात करता है, एक आदर्श समाज की बात करता है। ठीक है, जॉन रॉल इसीलिए जॉन रॉल्स का सिद्धांत उतना व्यवहारिक नहीं माना गया है अमर्त्य सेन के द्वारा, तो यही हमको समझना था। ठीक है, अब सेन जो है उनका मुख्य निष्कर्ष आप क्या बताओगे? तो अमर्त्य सेन के विचारों को आपने पढ़ा है तो आप सीधा सीधा बता दोगे कि उनका जो न्याय का लक्ष्य है वो अन्याय को कम करना है। वो पूर्ण न्याय नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि अन्याय कम हो जाए समाज से। ठीक है, फिर ये नीति की बात करते हैं, यानी नीति और न्याय जो है दोनों आवश्यक है। संस्थाएं तब तक न्यायपूर्ण नहीं है जब तक परिणाम जो है न्यायपूर्ण ना हो। यानी संस्थाएं आप चाहे कितनी भी बना लो, लेकिन अगर उसका परिणाम परिणाम यानी उसका रिजल्ट सही नहीं आता है तो न्यायपूर्ण समाज नहीं बन सकता है। ठीक है, यानी कि ये किस चीज को ज्यादा महत्व देते हैं? ये कहीं ना कहीं परिणाम को महत्व देते हैं। संस्था बनाने से कुछ नहीं होगा, ऐसा इनका कहना है। ठीक है, यानी कि कानून बना देने से बात नहीं बनेगी, बल्कि आपको कानून को अच्छे से लागू करना पड़ेगा, ये इनका कहना है। आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। ठीक है, तो ये तो था अमर्त्य सेन के विचार। अब बात करते हैं कि जो हमारा प्राचीन भारत है, प्राचीन भारत में न्याय और नीति जो थी वो कैसी थी। तो अमर्त्य सेन ने क्या करा, जो हमारे भारतीय ग्रंथ है, जो प्राचीन भारतीय ग्रंथ है, उनको अच्छे से स्टडी किया और उसके आधार पे इन्होंने न्याय और नीति को समझाया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। प्राचीन भारतीय न्याय व्यवस्था की प्रमुख विशेषता थी कि न्याय और नीति की सर्वोच्चता। यानी प्राचीन भारत में जो न्याय व्यवस्था होती थी उसमें न्याय को भी बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता था और नीति को भी बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता था। सबसे ऊपर माना जाता था न्याय और नीति को। यानी शासन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? न्याय और नीति, यानी नियम और उसका परिणाम, ये सबसे ऊपर माना जाता था। फिर सामाजिक हित को प्राथमिकता, यानी हमारा जो प्राचीन समाज था उसमें जनता की भलाई, समाज के हित को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता था। शासन में निरंकुशता से दूरी। आपको पता है हमारे यहाँ पे राजाओं का शासन था, प्राचीन भारत में तो राजा का जो शासन होता था उसको निरंकुश नहीं माना जाता था। ठीक है, आपने पढ़ा होगा, क्योंकि अगर हम वैदिक काल में भी बात करते हैं, ठीक है, खासकर अगर हम बात करते हैं ऋग वैदिक काल में, तो सभा और समिति के बारे में आपने पढ़ा होगा, क्योंकि मैंने सभा और समिति के बारे में आपको डिटेल में कराया हुआ है एक चैप्टर। ठीक है, तो सभा समिति के बारे में जब हमने पढ़ा था तो हमने क्या समझा था कि सभा और समिति जो थी वो राजा को कंट्रोल करती थी, यानी राजा को निरंकुश होने से बचाती थी। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे शासन में निरंकुशता से दूरी बनाई गई। तानाशाही वाला शासन हमारे यहाँ पे कभी भी पसंद नहीं किया गया है। फिर लोक कल्याण केंद्रित राज्य व्यवस्था, यानी राज्य व्यवस्था ऐसी होती थी जो लोक कल्याण केंद्रित होती थी, यानी जनता की भलाई पे केंद्रित होती थी। ठीक है, जनता की भलाई को मुख्य माना जाता था हमारी राज्य व्यवस्था में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आधुनिक लोकतंत्र, यानी आज के समय में जो लोकतंत्र है ना, उसमें भी अगर हम देखते हैं तो हमें कई सिद्धांत ऐसे देखते हैं जो हमारे प्राचीन समाज में पहले से मौजूद थे। अब आप कहोगे कि वो कौन से सिद्धांत थे, तो आप यहाँ पे न्याय को देखिए, नीति को देखिए, दंड को देखिए। ठीक है, दंड व्यवस्था, ये सब आपको प्राचीन भारत में पहले से मौजूद मिलेंगे। ठीक है, हमने जो हमारा पहला चैप्टर था, दूसरा चैप्टर था, वहां पे इसके बारे में पढ़ा हुआ है कि न्याय क्या था, नीति, दंड वगैरह सबके बारे में। ठीक है, तो प्राचीन भारत में भी ये चीजें थी जो आज के समय में है, बस थोड़ा सा तरीका बदल गया है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि प्राचीन भारत में नीति और न्याय, इसको समझते हैं। तो नीति क्या होती है, हमने समझ लिया है, शासन के जो नियम होते हैं। ठीक है, दंड विधि, प्रशासनिक व्यवस्था, शासन का पूरा सिस्टम, ये सब हमारी नीति हो जाती है। न्याय क्या होती है? जब इन नियमों को, यानी जो नीतियों को जो हम लागू कर देते हैं, उसके बाद जब समाज का जो कल्याणकारी परिणाम आता है उसको हम कहीं ना कहीं न्याय बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए सरकार है, और प्राचीन भारत के नजरिए से देखते हैं, मान लीजिए किसी राजा का शासन है और राजा ने ये कह दिया है कि प्रजा में सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिलेगी। ठीक है, उन्होंने क्या बोला है? मुफ्त शिक्षा मिलेगी। अगर उनकी ये नीति सही से लागू हो जाती है और सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिलनी शुरू हो जाती है, मान लीजिए कि सबको सही से मुफ्त शिक्षा मिलनी शुरू हो गई है, तो ये कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं राजा की जो नीति थी, नीति यानी जो नियम बनाया था उन्होंने मुफ्त शिक्षा का, और उससे बच्चों को सच में फायदा हुआ, तो हम कहेंगे कि लोगों को न्याय मिला है। ठीक है, इस तरीके से इसको समझाया गया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब बात करते हैं प्राचीन भारत में व्यक्ति किस चीज पे ज्यादा ध्यान दिया जाता था? व्यक्ति के आचरण पे। ठीक है, व्यक्ति का आचरण अच्छा हो, उसके आचरण को कंट्रोल किया जाए, इस चीज पे बहुत ध्यान दिया जाता था। अपराध के अनुसार नियम। ठीक है, अपराध के अनुसार नियम बने हुए थे कि जैसा अपराध होगा उसी के हिसाब से उसको दंड मिलेगा। कोई अगर गंभीर अपराध करता है तो उसको गंभीर दंड मिलेगा, किसी ने अगर मामूली कोई अपराध किया है तो उसको मामूली दंड मिलेगा। ठीक है, समाज और राज्य दोनों के हित की सुरक्षा की बात चलती थी, यानी राज्य के हितों की भी सुरक्षा हो और समाज के हितों की भी सुरक्षा हो। ठीक है, उपभोक्ता उत्पादक हितों की रक्षा की जाती थी।
पर्यावरणीय मूल्यों का भी सम्मान किया जाता था उस समय में। तो ये प्राचीन भारत की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं। दंड विधान यानी पनिशमेंट का भी सिस्टम था हमारे यहाँ पे। अगर मान लो कोई व्यक्ति अपराध करता है और गंभीर अपराध करता है तो उस अपराध की गंभीरता के अकॉर्डिंग ही उसको सजा दी जाती थी। कठोर दंड जो था वो केवल गंभीर अपराधों में मिलता था। मृत्यु दंड, अब ये समझिए मृत्यु दंड पे कोई निश्चित सहमति नहीं है, हालांकि ऐसा ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता था मृत्यु दंड को, ठीक है। इससे क्या पता लगता है, इससे ये पता लगता है कि प्राचीन भारत में भी मानवीय दृष्टिकोण जो था वो था। हमारे समाज में जो राजा होते थे, राजाओं के द्वारा जो शासन होता था उसमें भी मानवीय दृष्टिकोण को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता था, ठीक है। फिर है उपभोक्ता और उत्पादक हितों की रक्षा। यानी कई बार क्या होता है कि आपको पता है कोई सामान बेचता है, कोई वस्तु बेचता है तो वो धोखाधड़ी कर देता है लोगों के साथ, कई बार मिलावट कर देता है, ठीक है। तो अगर कोई धोखाधड़ी करे या कोई मिलावट करे या अनुचित व्यापार करे, यानी गलत तरीके से व्यापार कर रहा है, लोगों को ठग रहा है, लोगों के साथ पैसे मतलब उनके ऐंठने की कोशिश कर रहा है, उनको गलत सामान दे रहा है, ठीक है, कोई मिलावटी सामान दे रहा है, तो उस पे भी दंड व्यवस्था थी। आर्थिक अपराधों के लिए स्पष्ट नियम होते थे। कोई भी अगर आर्थिक अपराध करता है, किसी को ठगता है, तो उसको क्या किया जाएगा, उसको दंड दिया जाएगा, ठीक है। पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के भी नियम बने थे, ताकि कोई प्रकृति को नुकसान ना पहुंचाए, पेड़ पौधों को जबरन ना काटे, नदियों को दूषित ना करे, ठीक है। इसके भी नियम थे प्राचीन भारत में, प्राचीन भारतीय समाज में। तो ये प्राचीन भारत है और ये आधुनिक लोकतंत्र है। अब दोनों में जो रूल आज के समय में है वही रूल पहले भी थे, लेकिन दोनों में थोड़ा अंतर है। अंतर क्या है ये समझते हैं। तो देखिए, प्राचीन भारत में नीति और न्याय का ज्यादा महत्व था, जो आज के समय में है, लेकिन इसको रूल ऑफ लॉ कह दिया जाता है, ठीक है, यानी कानून का शासन कह दिया जाता है। फिर उस समय में दंड जो था वो अपराध के अनुसार था। आज भी होता है, लेकिन आज न्यायपालिका का सिद्धांत चलता है। न्यायपालिका तय करेगी कि अपराध कैसा है, किस हिसाब का है, उसी के हिसाब से उसको सजा देगी। कौन से धाराओं के तहत उसको सजा मिलनी है वो हमारी न्यायपालिका डिसाइड करती है, ठीक है। तो आज के समय में भी न्याय मिलता है, पर न्यायपालिका का सिद्धांत लागू होता है। उस समय में लोक कल्याण आधारित शासन था, यानी जो शासन होता था वो जनता के कल्याण पे आधारित होता था। आज के समय में भी स्टेट को, यानी हमारे राज्य को, हमारी सरकार को वेलफेयर स्टेट के रूप में देखा जाता है, ठीक है, जो जनता की भलाई के लिए काम करेगी। फिर पर्यावरणीय मूल्य उस समय में भी थे, यानी लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक रखा जाता था, पेड़ पौधों को कटने से बचाया जाता था, नदियों को दूषित करना अपराध माना जाता था। तो आज के समय में भी एनवायरनमेंट को लेकर, पर्यावरण को लेकर कई सारे लॉ हैं, कई सारे कानून हैं, ठीक है। तो ये प्राचीन भारत और आधुनिक भारत में अंतर था। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत आसान है ये, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, प्राचीन भारत के जो विचारक थे उनके अनुसार न्याय और नीति को समझते हैं हम। तो देखते हैं प्राचीन भारत के हमारे जो विचारक हैं उनके अकॉर्डिंग न्याय और नीति को कैसे डिफाइन किया गया है। तो सबसे पहले मुख्य विचार पे बात करेंगे। प्राचीन भारत की जो न्यायिक और प्रशासनिक प्रणाली थी वो बहुत ज्यादा संगठित थी, ठीक है, पूरा संगठित हो रखा था, सारा सिस्टमेटिक काम चलता था। आज की जो न्यायिक व्यवस्था है वो कई सिद्धांत जो हैं, आज की न्यायिक व्यवस्था के कई सिद्धांत जो हैं वो प्राचीन काल की व्यवस्था से मिलते जुलते हैं। अगर हम बात करते हैं चाणक्य यानी कि कौटिल्य के द्वारा लिखी गई अर्थशास्त्र की, या फिर हम बात करते हैं मनुस्मृति जैसे ग्रंथ की, तो यहाँ पे भी आपको न्याय के बारे में, प्रशासन के बारे में, दंड व्यवस्था के बारे में, नीति के बारे में आपको स्पष्ट नियम मिल जाएंगे। यानी कि आपको चाहे चाणक्य की अर्थशास्त्र पढ़ो या मनुस्मृति पढ़ो, दोनों जगह आपको न्याय और प्रशासन के बारे में नियम जो है वो मिल जाते हैं, और कुछ नियम जो है वो आज के आधुनिक भारत में भी आपको लागू मिलते हैं, ठीक है। तो समझते हैं। तो देखिए, न्याय का आधार जो है वो ये माना जाता था कि जैसे डॉक्टर शरीर से रोग निकाल देता है, यानी शरीर से बीमारी निकाल देता है, वैसे ही न्यायाधीश यानी जो जज होता है वो समाज से अन्याय और अपराध को हटा देता है, यानी कि निकाल देता है, ठीक है। ऐसा माना जाता था, ये न्याय का आधार माना गया था, यानी कि न्यायाधीश को और न्यायपालिका को बहुत महत्व दिया जाता था। अब हम बात करेंगे चाणक्य या कौटिल्य के अर्थशास्त्र की, ठीक है, जिसमें न्याय और नीति के बारे में आपको बहुत डिटेल में जानकारी मिलती है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो चाणक्य ने कही थी, ठीक है, चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, ये तीनों एक ही व्यक्ति थे, तीनों, ठीक है, यानी विष्णुगुप्त को ही चाणक्य और कौटिल्य कहा जाता है। हो सकता है पेपर में लैंग्वेज चेंज करे तो आप कंफ्यूज मत होना। तो देखिए, कौटिल्य ने यानी कि चाणक्य ने क्या कहा था, इन्होंने कहा था धर्म का के पालन को सबसे ज्यादा महत्व दिया था। अगर हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू अर्थशास्त्र, यानी अर्थशास्त्र नामक बुक जो है कौटिल्य की, उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो उसमें कहा गया है कि हर नागरिक को
अपना अपना स्वधर्म निभाना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे स्वधर्म या धर्म की बात चल रही है, तो धर्म का मतलब यहाँ पे रिलीजन, जो अंग्रेजी भाषा में रिलीजन होता है उससे नहीं है, धर्म का मतलब यहाँ पे कर्तव्य से है। ठीक है, यानी हर व्यक्ति को अपना धर्म निभाना चाहिए, कहने का मतलब है हर व्यक्ति को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। ठीक है, और इससे व्यक्ति का वर्तमान जीवन भी सुधर जाएगा और आध्यात्मिक जीवन जो है वो भी सुधर जाएगा। अब यहाँ पे बहुत गहरी बात कह दी है चाणक्य ने, समझिए। अगर हर व्यक्ति अपने धर्म को निभाए यानी अपने कर्तव्य को निभाए, तो भाई वर्तमान समाज तो सुधरेगा और आगे वाला आने वाला जो समाज है या जो आध्यात्मिक जीवन है वो भी सुधर जाएगा। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए कोई डॉक्टर है, ठीक है, अगर डॉक्टर, सभी डॉक्टर समाज के लोग अगर सही से इलाज करने लग जाएं, ठीक है, डॉक्टर यानी अपने जो ये इलाज करते हैं इसको धंधा ना बनाएं, इसको सही में इलाज करने लग जाएं, तो क्या होगा, मरीजों को फायदा होगा। टीचर है, मान लो सभी टीचर जो हैं वो दिल से पढ़ाने लग जाएं, मेहनत करें बच्चों पे, स्टूडेंट्स पे अपने, बहुत अच्छे से उनको पढ़ाने लग जाएं, तो समाज में एजुकेशन का स्तर सुधर जाएगा। ठीक है, पुलिस अगर ईमानदारी से अपना काम करने लग जाए, पुलिस रिश्वत लेना बंद कर दे, गैर कानूनी कामों को होने देती है कई बार पुलिस, अगर वो उसको रोक दे, तो क्या होगा, कानून व्यवस्था बेहतर हो जाएगी, समाज में लोगों को कानून के प्रति और पुलिस के प्रति उनके मन में सम्मान बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी कि हर व्यक्ति अगर अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से निभाने लग जाए, अपने स्वधर्म का पालन करने लग जाए, तो वर्तमान जीवन तो सुधरेगा ही हमारा, लेकिन आने वाला जो हमारी आने वाली पीढ़ियों का जीवन है वो भी सुधर जाएगा और हमारा आध्यात्मिक जीवन जो है वो भी सुधर जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है चाणक्य ने। फिर सेकंड पॉइंट है कि कानून उल्लंघन का समाधान। मान लो अगर कोई भी व्यक्ति कानून का उल्लंघन करता है, ठीक है, जो कानून बने हुए हैं अगर उसका कोई उल्लंघन करता है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए, उसको दंड देना चाहिए, यानी दंड व्यवस्था होनी चाहिए। तो चाणक्य मानते थे कि मनुष्य जो है वो कई बार धर्म और कानून दोनों का उल्लंघन कर देता है, यानी कि वो अपने कर्तव्य का भी पालन नहीं करता है कई बार, और कई बार कानून का भी उल्लंघन कर देता है। ठीक है, ऐसे लोगों को सही रास्ते पे लाने के लिए दंड आवश्यक होता है। ठीक है, बहुत ध्यान रखना, दंड बहुत ज्यादा आवश्यक है। अगर दंड नहीं होगा तो समाज में अव्यवस्था फैल जाएगी, लोगों के मन में डर ही नहीं रहेगा, कोई भी व्यक्ति गलत कार्य करने से पहले सोचेगा ही नहीं, क्योंकि उसे पता है दंड तो मिलना नहीं है। ठीक है, तो दंड बहुत महत्वपूर्ण है। दंड का उद्देश्य केवल सजा नहीं है बल्कि समाज में व्यवस्था बनाए रखना है। ठीक है, दंड का उद्देश्य ये नहीं है कि लोगों को पकड़ो और उनको सजा दे दो, ये उसका उद्देश्य नहीं है, बल्कि समाज में एक बेहतरीन व्यवस्था बनी रहे, समाज में कहीं ना कहीं लोग सुख शांति से रह पाए, ये दंड का उद्देश्य होता है। ठीक है, इसी उद्देश्य से दंड की व्यवस्था की गई है। तीसरा पॉइंट है न्याय का महत्व। न्याय के बिना प्रजा, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जैसे जो चार पुरुषार्थ हैं, लोग उससे वंचित हो जाएंगे। ठीक है, अगर मान लो समाज में न्याय नहीं होगा तो प्रजा जो है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जैसे जो चार पुरुषार्थ हैं उससे हमेशा ही दूर रहेगी। ठीक है, वंचित रह जाएगी। और अगर ऐसा होगा तो कभी भी आप मतलब कल्पना भी नहीं कर सकते हो कि समाज में किसी को न्याय मिल पाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने चार पुरुषार्थों के बारे में चर्चा करी है जो अर्थशास्त्र में आपको देखने को मिलेगी। पहले नंबर पे है धर्म, दूसरे नंबर पे है अर्थ, तीसरे नंबर पे है काम और चौथे नंबर पे है मोक्ष। अब ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का क्या अर्थ है, आपको ये नहीं पता होगा तो फिर क्या ही फायदा इसको पढ़ने का। ठीक है, तो चलिए इसका मतलब समझ लेते हैं, बहुत गहराई से मतलब समझना है आपको। सबसे पहले बात करते हैं धर्म यानी धर्मा। धर्म का मतलब यहाँ पे कर्तव्य से है, मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। ठीक है, यूनिट 1 में मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया था इसके बारे में। तो धर्म का मतलब क्या है, कर्तव्य, यानी धर्म का अर्थ वह है जीवन पथ जो न्याय, कर्तव्य और नैतिकता और सत्य पे आधारित हो। ठीक है, यानी कि हमारा जीवन जो है ना वो न्याय पे आधारित हो, कर्तव्य पे आधारित हो, नैतिकता पे आधारित हो, सत्य पे आधारित हो, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम धर्म या कर्तव्य बोलेंगे। ये व्यक्तिगत आचरण से लेकर सामाजिक व्यवस्था तक हमारा मार्गदर्शन करता है। ठीक है, धर्म यानी कर्तव्य हमें बताता है कि हमें समाज में कैसा आचरण करना है, हमें अपने बड़ों का सम्मान करना है, हमें अपने छोटों से स्नेह करना है। ये सारा आचरण जो होता है ये कौन सिखाता है हमको, हमारा कर्तव्य, हमारा धर्म। ठीक है, नैतिकता, यही तो हमको सिखाते हैं। तो यानी कि धर्म का मतलब यहाँ पे क्या था, कर्तव्य सा था, और कर्तव्य का मतलब इतना गहरा था जो आपने शायद ना सोचा हो। तो ये चार पुरुषार्थ में धर्म का मतलब ये होता है। सेकंड नंबर पे आ जाता है अर्थ। अर्थ का मतलब क्या है, अर्थ मतलब आपकी एक तरह से अर्थव्यवस्था की तरफ बात कर रहे हैं, यानी अर्थ का मतलब यहाँ पे धन और संसाधनों से भी है। यानी अर्थ का मतलब है कि जीवन का जो आर्थिक पक्ष है इसको दर्शाता है, जैसे कि धन हो गया, समृद्धि हो गई, सामाजिक स्थिति हो गई। ठीक है, परंतु धर्म के अनुसार अर्जित होना चाहिए। कहने का मतलब है देखो, व्यक्ति को अपना जीवन चलाना है, ठीक है, तो उसको क्या चाहिए, उसको धन चाहिए, पैसा चाहिए, क्योंकि पैसे से ही हम अपनी आवश्यकता की वस्तुओं को खरीदते हैं। ठीक है, और पैसा हम कैसे कमाते हैं, पैसा हम काम करके कमाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अर्थ का मतलब जो है वो धन और संसाधन से है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात की गई है कि हम
समाज में मेहनत करके धन कमाते हैं, ठीक है, समझ गए। इसी से हमें समृद्धि प्राप्त होती है, ये भी हम समझ गए। और यही हमारी सामाजिक स्थिति को निर्धारित करते हैं। समाज में हमारी क्या स्थिति होगी वो कहीं ना कहीं धन से भी निर्धारित होता है। आपने देखा होगा समाज में अमीर लोग भी होते हैं, गरीब लोग भी होते हैं, मिडिल क्लास भी होते हैं, ठीक है। वो उनकी स्थिति कहीं ना कहीं उनके पास कितना धन है, कितने संसाधन है, इससे पता लगती है। लेकिन यहाँ पे जो सबसे गहरी बात कह देता है हमें चाणक्य का अर्थशास्त्र, वो ये कहता है कि हमें जो पैसा कमाना है ना वो धर्म के अनुसार कमाना है, ठीक है, यानी कि सही कर्तव्य के अनुसार कमाना है। अगर हम गलत तरीके से पैसा कमाने लग जाएं, यानी मान लो कोई व्यक्ति रिश्वत लेने लग जाए या कोई व्यक्ति गलत काम करके, कोई गैर कानूनी काम करके पैसा कमाने लग जाए, तो उसको अर्थशास्त्र बहुत गलत मानती है, ठीक है। वो कहते हैं कि अगर कोई इस तरीके से पैसे कमाएगा तो वो पतन का कारण बनेगा, यानी समाज के पतन का कारण बनेगा, ठीक है। तो समाज में पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन गलत तरीके से नहीं कमाना है, ईमानदारी से कमाना है, मेहनत करके कमाना है पैसा, ये अर्थ, ठीक है, ये दूसरा है। तीसरे नंबर पे आता है काम। अब काम का यहाँ पे क्या मतलब है? काम का मतलब यहाँ पे इच्छाओं और आनंद से है, ठीक है। क्योंकि देखो हर मनुष्य जो जन्म लेता है वो यही चाहता है कि भाई मैं, मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो, मैं खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर सकूं, ठीक है। आप भी यही चाहते हो कि भाई आपके मन में हो सकता है लग्जरी, कुछ लग्जरी चीज़ों की चाहत हो, तो आप चाहते हो कि काश मेरे पास गाड़ी हो, मेरे पास बंगला हो, ठीक है। बहुत सारे लोगों की ऐसी चाहत हो सकती है। तो ये कहीं ना कहीं काम हमारी इच्छाओं को दर्शाती है, ठीक है। तो काम का अर्थ जो है यहाँ पे है जीवन के सौंदर्य से, प्रेम से, कला और भावनात्मक इच्छाओं की पूर्ति से। अब हम सभी के मन में कुछ ना कुछ इच्छाएं होती हैं, कुछ ना कुछ ख्वाहिशें होती है कि भाई हमारे पास ये चीजें होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन ये जीवन को हमारे आनंदमय तो बनाती है, परंतु इसकी पूर्ति के लिए भी हमको धर्म और संयम से ही काम करना है। अब मान लो किसी को गाड़ी खरीदनी है, अब उसको पता है कि भाई मेहनत करके अगर मैं गाड़ी खरीदूंगा तो मुझे हो सकता है 10-20 साल मेहनत करनी पड़े, क्यों ना मैं कोई दूसरा तरीका अपना लूँ, कोई गलत काम कर लूँ, कोई ऐसा इलीगल काम कर लूँ जिससे मुझे बहुत पैसा मिल जाए और मैं रातों रात गाड़ी खरीद लूँ। ऐसा भी हो सकता है कोई सोचे। तो यहाँ पे चाणक्य इसको बहुत गलत मानते हैं। कहते हैं कि काम यानी हमारी इच्छाएं होती है और हम अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं, हम खुशी से रहना चाहते हैं। और खुशी हमारी हो सकता है किसी भौतिक वस्तु से पूरी होती हो, तो उस भौतिक वस्तु को प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। मेहनत से और धर्म यानी कर्तव्य के पालन करते हुए संयम से हमको उसको, उस चीज को प्राप्त करना है, गलत तरीके से प्राप्त नहीं करना है। फोर्थ पॉइंट हो जाता है मोक्ष यानी कि मुक्ति, आत्मज्ञान। तो चाणक्य मानते हैं कि मनुष्य के जीवन का जो अंतिम लक्ष्य होता है वो मोक्ष होता है, ठीक है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। आत्मा के बंधनों से मुक्ति यानी कि जन्म मरण के जो चक्र है से छुटकारा पाना, और आत्मा का ब्रह्म से एकत्व। अब इसका बहुत गहरा अर्थ है कि देखो हमें क्या होता है, हमें जन्म मिलता है, हम आते हैं, जन्म लेते हैं, ठीक है, हमारा बचपन का दौर होता है, जवानी का दौर होता है, विवाह की स्थिति आती है, फिर बुढ़ापा, फिर मृत्यु, फिर दोबारा जन्म मिलता है, किसी और रूप में जन्म मिलेगा। यानी हम जन्म और मृत्यु के चक्र में बंधे होते हैं। और मोक्ष जो होता है हमको जन्म और मृत्यु के चक्र से क्या दिलाता है? कहीं ना कहीं आजादी दिलाता है। इन यानी इन बंधनों से हमको मुक्ति दिलाता है। तो हमें जन्म और मरण के चक्र से छुटकारा पाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कहीं ना कहीं सही मार्गों पे जाना पड़ेगा, ठीक है। हमें सही तरीके से, ईमानदारी से अपने काम को करना पड़ेगा, अपने कर्तव्य, अपने धर्म का पालन करना पड़ेगा। इस तरीके की बातें बताते हैं। तो ये 4 पुरुषार्थ हैं जो कि हमको कहाँ पता लगते हैं? चाणक्य के द्वारा लिखित अर्थशास्त्र के द्वारा पता लगते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, यानी न्याय। न्याय जो है वो राज्य के प्राण है। न्याय को बहुत महत्व दिया गया है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जिस समाज में अगर न्याय नहीं होगा तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो कि उस समाज में कभी अच्छी व्यवस्था बन सकती है, ठीक है। न्याय बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक अच्छे शासन की पहचान होता है वहां पे न्याय हो। तो कौटिल्य ने न्याय को राज्य के प्राण यानी राज्य का जीवन माना है, ठीक है। कितना महत्वपूर्ण माना है सोचिए। यदि न्याय नहीं होगा ना तो राज्य भी कभी स्थिर नहीं रह पाएगा, कभी वहां पे व्यवस्था नहीं बन पाएगी, ठीक है, कभी अच्छे से वो शासन नहीं चल पाएगा। फिर एक टॉपिक है हमारा न्यायाधीशों के चयन की प्रक्रिया। जो प्राचीन भारत था उस समय में न्याय को स्थापित करने के लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती थी। तो इनको, इनकी नियुक्ति कैसे होती थी, ठीक है, उसकी प्रक्रिया क्या थी, उसकी प्रोसेस क्या थी, इसको देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आपको बताना है कि न्याय का आधार जो है वो राजा है। यानी कौटिल्य कहते हैं कि न्याय व्यवस्था का मूल आधार जो होता है वो राजा होता है, ठीक है। राजा को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और राजा ही शासन चलाता है। तो राजा का कर्तव्य यानी कि राजा का धर्म है, राजा का कर्तव्य है कि वो योग्य, ईमानदार, जनहितकारी हो। अगर राजा योग्य होगा, ईमानदार होगा, जनता के हित के लिए काम करने वाला होगा, तो कहीं ना कहीं समाज में क्या होगा? न्याय स्थापित हो पाएगा। सेकंड पॉइंट जो था वो था योग्य न्यायाधीशों का चयन। अब देखो समाज में अगर लोगों को न्याय पहुंचाना है तो न्यायाधीश चाहिए, और न्यायाधीश भी ईमानदार होने चाहिए। अब आप थोड़ा सा कल्पना करो, अगर न्यायाधीश ही
रिश्वतखोर है, न्यायाधीश ही लालची है, तो क्या आप उम्मीद कर सकते हो कि वो न्यायाधीश कभी भी किसी व्यक्ति के साथ न्याय कर पाएगा? बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। तो इसलिए इनको न्याय स्थापित करने के लिए योग्य न्यायाधीशों का चयन करना होता था। ठीक है, तो न्याय को मजबूत बनाने के लिए केवल राजा काफी नहीं है, बल्कि न्यायाधीश भी चाहिए। कौटिल्य ने तय किया था कि धर्म स्थलीय न्यायालय में 3 धर्मस्थ न्यायाधीश होंगे। धर्मस्थ का मतलब यहाँ पे न्यायाधीश से है, यानी कि जो, ठीक है, न्यायालय को धर्म स्थल माना है इन्होंने, इतना महत्व दिया है। अब यहाँ पे एक बार आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ धर्म स्थल क्या है, यहाँ पे आप सीधा सीधा ये बात करो, यहाँ पे न्यायालय यानी कि अदालत की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, आज की भाषा के हिसाब से अगर हम देखें तो अदालत है ये। अब अदालत में न्याय करने के लिए कहते हैं कि कम से कम 3 धर्मस्थ, यानी कम से कम 3 जज चाहिए, 3 न्यायाधीश चाहिए। ठीक है, ये हो गया। फिर कहते हैं 3 अमात्य यानी 3 मंत्री और अधिकारी भी चाहिए होंगे। ठीक है, ये बैठकर मिलकर फैसला करेंगे कि किसी को न्याय कैसे दिया जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ क्या है, थर्ड पॉइंट क्या है, नियुक्ति की जिम्मेदारी। ठीक है, यानी न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होगी उसकी जिम्मेदारी किस पे होगी? राजा पे होगी, क्योंकि राजा ईमानदार होगा, राजा अगर न्यायप्रिय होगा तभी वो ईमानदार न्यायाधीशों के द्वारा नियुक्ति करेगा। अब मान लो राजा ही अगर लालची होगा तो वो अपने ही जैसे लालची न्यायाधीशों को नियुक्त कर लेगा और कहेगा भाई पैसा बनाओ और मुझे भी पहुंचाओ, तो सोचो क्या होगा, व्यवस्था बिगड़ जाएगी। इसलिए राजा और न्यायाधीश दोनों को ईमानदार होना जरूरी है। फोर्थ पॉइंट में कहते हैं कि आधुनिक जैसी न्याय व्यवस्था, जैसे आज के समय में न्याय व्यवस्था है, कुछ उसी प्रकार की न्याय व्यवस्था की बात करते हैं। कौटिल्य की न्याय प्रणाली कई मायनों में आज के समय में जो न्याय व्यवस्था है उसके जैसी है। इसकी विशेषताओं की बात करते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे निष्पक्ष न्याय पे जोर, यानी आज के समय में भी जो हमारी न्यायपालिका है वो कहीं ना कहीं निष्पक्ष न्याय पे जोर देती है, और उस समय भी जो न्यायपालिका होती थी वो भी निष्पक्ष न्याय पे जोर देती थी, यानी कि किसी के साथ न्याय के मामले में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगला पॉइंट है न्याय का विकेंद्रीकरण, यानी केवल राजा ही नहीं बल्कि कई स्तर पे न्यायालय होने चाहिए। ठीक है, राजा भी न्याय करेगा, बड़े मामलों को देखेगा, और कई स्तर पे न्यायालय बना दो। जैसे आज के समय में आप देखते हो ना, हमारे यहाँ पे सब ऑर्डिनेट कोर्ट होती है, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है, फिर हाई कोर्ट होती है, फिर सुप्रीम कोर्ट होती है, यानी कि कई स्तरों पे कोर्ट होती है। ऐसे ही यहाँ पे भी ये कह रहे हैं कि कई स्तर पे कोर्ट होनी चाहिए, न्यायालय होनी चाहिए। फिर बहुसदस्यीय पीठ के द्वारा निर्णय, यानी कोई भी जो डिसीजन होगा वो बहुसदस्यीय है, यानी कि आपको पता है आज के समय में कई जजों की जो बेंच बैठती है वो डिसीजन लेती है। ठीक है, 2 जजों, 3 जजों, 5 जजों की बेंच बैठती है। इसी तरीके से यहाँ पे भी कोई डिसीजन एक व्यक्ति नहीं लेगा, बल्कि जो न्यायाधीश होते हैं, जज होते हैं, उनका एक ग्रुप होगा, चाहे वो 2 3 4 5 कितने भी न्यायाधीश हो सकते हैं, 3 न्यायाधीश की वैसे बात करते हैं ये। ठीक है, तो ये डिसीजन लेंगे, तो यहाँ पे 3 न्यायाधीश की बात करते हैं, यानी कि 3 न्यायाधीश ऐसे होंगे जो मिलकर डिसीजन लेंगे। फिर सर्वसम्मति या बहुमत से निर्णय। ठीक है, यानी कि जो डिसीजन होगा वो सर्वसम्मति से होगा, बहुमत के साथ डिसीजन होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी का कुछ मन करा तो उसने अपने हिसाब से डिसीजन ले लिया, हमेशा न्याय के आधार पर डिसीजन होना चाहिए। ठीक है, और ये आज की अदालतों में बेंच व्यवस्था जो है वो यही दर्शाती है कि जैसे उस समय में 3 जजों की बात करते थे, ऐसे ही आज के समय में भी 3 जज या 5 जजों की बेंच बिठाई जाती है, वो डिसीजन लेती है। ठीक है, तो अंत में आप इसको संक्षिप्त रूप से अगर पूरा सार बताओगे कि कौटिल्य क्या चाहते थे, तो आप ऐसे बताओगे कि कौटिल्य चाहते थे कि राज्य में धर्म, नीति और न्याय तीनों का संतुलन बना रहे। ठीक है, यानी कर्तव्यों का भी संतुलन बना रहे, नीति यानी नियमों का भी संतुलन बना रहे, और न्याय का भी संतुलन बना रहे। न्याय को इन्होंने सर्वोच्च माना है, यानी सबसे ऊपर माना है। ठीक है, राजा, न्यायाधीश और अधिकारी की स्पष्ट भूमिकाएं इन्होंने बताई है कि राजा का क्या कर्तव्य है, न्यायाधीश का क्या कर्तव्य है, और जो अधिकारी होंगे अधिकारियों का क्या कर्तव्य होगा, ये स्पष्ट इन्होंने बता रखा है। और निर्णय प्रणाली जो होगी या दंड नीति जो होगी या न्यायिक व्यवस्था जो होगी, आज भी हम देखें तो कई रूपों में वो हमें देखने को मिलती है। तो ये इसका था सार। आई होप आपको कौटिल्य के न्याय के बारे में यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखिए अब हम मनु के आधार पे ना न्याय और नीति को समझ लेते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। तो देखिए कानून बनाने में जनता की भूमिका, यानी मनु जो है वो कहते हैं कि जनता को अपने संघ और अपने संस्थाओं के द्वारा, ठीक है, उसके माध्यम से स्वयं नियम बनाने की स्वतंत्रता देते हैं। यहाँ पे आपको बहुत बड़ी बात समझ में आएगी, यानी जनता अपनी संस्थाओं के द्वारा नियम बना रही है, यानी कि जनता को शामिल किया गया है। ठीक है, नियमों में। तो ये संस्थाएं जो हैं ये आपका कुल, परिवार, कबीला हो सकता है, आपकी जाति हो सकती है, आपकी श्रेणी हो सकती है। ठीक है, इसके नियम बना सकते हैं। जैसे मान लो कोई परिवार का मुखिया है तो वो अपने परिवार के लिए नियम बना सकता है, उसको उसका परिवार फॉलो करेगा। कोई जाति के लोग हैं तो वो अपनी जाति के लिए नियम बना देते हैं। आपको पता होगा हर जाति के अपने नियम होते हैं। ठीक है, जाति अपने नियमों के हिसाब से चलती हैं। तो
उसको जाति फॉलो करेगी। श्रेणी यानी जो बिजनेसमैन लोग होते हैं, जो व्यवसायिक लोग होते हैं, इनका जो ग्रुप होता है जिसको श्रेणी कहा जाता था, ये भी अपने लिए नियम बना सकते थे। तो कहीं ना कहीं इन संस्थाओं के द्वारा बनाए गए जो नियम है ये राजा की स्वीकृति बाद में लेनी होती थी, ठीक है। यानी मान लीजिए लोगों ने पहले अपने नियम बना लिए, फिर पहुंचाया राजा के पास कि भाई हमने ऐसे नियम बनाए हैं, इसको हम फॉलो करना चाहते हैं। तो राजा क्या करेगा, इसको स्वीकृति देगा। अगर राजा की स्वीकृति मिल जाती है तो उसके बाद इन नियमों का पालन किया जाएगा, ठीक है। यानी नियम बनाने वाला कौन है यहाँ पे, सबसे महत्वपूर्ण जनता ही है, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि मनु जो थे वो स्थानीय स्वशासन की बात करते थे और जन भागीदारी को महत्व देते थे। यानी कि जनता की भागीदारी को महत्वपूर्ण माना गया है मनु के द्वारा, और स्थानीय स्वशासन की बात की जा रही है मनु के द्वारा, ठीक है। आगे चलते हैं, सेकंड पॉइंट देखिए, परिषद यानी कि काउंसिल की व्यवस्था। तो मनु के कानून और न्याय व्यवस्था तैयार करने के लिए एक परिषद का प्रस्ताव रखा, ठीक है। मनु ने क्या कहा था कि अगर न्याय व्यवस्था बनानी है, कानून बनानी है, तो उसके लिए एक परिषद होनी चाहिए। परिषद में कई सारे लोग हो जाएंगे यानी मेंबर हो जाएंगे, और परिषद में क्या है, लगभग लगभग 10 सदस्य तो होने ही चाहिए, ठीक है। कम से कम मतलब 10 सदस्य होने चाहिए। लेकिन उन्होंने जोर दिया था कि परिषद की जो शक्ति है वो संख्या से नहीं बल्कि बौद्धिक क्षमता से डिसाइड होगी। ये बहुत बड़ी बात कह गए मनु, ठीक है। बहुत गहरा अर्थ है, समझिए। अब आपको पता है इन्होंने क्या कहा कि परिषद डिसीजन लेगी, परिषद नियम बनाएगी, परिषद में कम से कम 10 मेंबर होने चाहिए। अब यहाँ पे संख्या नहीं मैटर करती है, 10 की जगह आप 20 भी रख लोगे, 25 भी रख लोगे, 50 भी रख लोगे, तो वो संख्या पे बल नहीं देते। देखो इन्होंने कहा है कि ये संख्या शक्ति पे जोर नहीं देते बल्कि बौद्धिक क्षमता, यानी कहने का मतलब है इनके कि 10 लोग रखो आप बेशक से, पर वो 10 लोग इंटेलिजेंट होने चाहिए, बुद्धिमान होने चाहिए, तभी वो अच्छी नीति के लिए डिसीजन ले पाएंगे, ठीक है, अच्छे नियमों को बना पाएंगे। अगर आप 10 के 10 मान लो बेवकूफ रख लो, मूर्ख लोग रख लो, ठीक है, मूर्ख आप मान लो 10 की जगह 50 रख लो, तो क्या मैटर है, कुछ भी नहीं। वो मूर्ख कहीं ना कहीं समाज के लिए गलत ही नियम बनाएंगे। तो ऐसे में यहाँ पे संख्या मैटर नहीं करती है, यहाँ पे बौद्धिक क्षमता मैटर करती है, ठीक है। यानी कि जितने भी लोग रखोगे आप, यानी 10 लोग भी अगर आप रख रहे हो तो वो 10 के 10 बुद्धिमान व्यक्ति होने चाहिए, ठीक है। फिर आगे कहते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ, मनु जो है वो बुद्धिमान, विद्वान और अनुभवी लोगों को न्याय निर्माण में महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट मानते थे, ठीक है। यानी कि आप 10 लोग रखो पर 10 के 10 अगर इंटेलिजेंट होंगे, बुद्धिमान होंगे, विद्वान होंगे और एक्सपीरियंस वाले होंगे, अनुभव वाले होंगे, तो वो हमेशा सही डिसीजन लेंगे और सही नीतियों को बनाएंगे, ठीक है। फिर विधायिका की बात भी की गई है, यानी विधायिका का विस्तृत रूप। तो मनु ने अपने विचारों में विधायिका जो है उसको बहुत महत्वपूर्ण माना और विधायिका का विस्तृत ढांचा भी बताया है कि विधायिका जो होगी उसमें राजा और परिषद और जनता तीनों को मिलकर, ठीक है, कानून बनाने की प्रक्रिया में हिस्सा लेना है। तो विधायिका कैसी होगी, मान लीजिए ये विधायिका है, ठीक है। अब विधायिका में देखो राजा भी शामिल होगा और यहाँ पे परिषद भी शामिल होगी। परिषद अभी क्या, अभी मैंने बताया था ना 10 लोगों की कम से कम परिषद होनी चाहिए, अभी हमने पढ़ा था ना 10 मेंबर होने चाहिए कम से कम, और 10 के 10 क्या होने चाहिए, बुद्धिमान होने चाहिए। यानी कि राजा प्लस परिषद यानी 10 मेंबर इनके जो बुद्धिमान हैं। और तीसरे नंबर पे आ गया जनता, यानी ये तीनों मिलकर विधायिका को बनाएंगे, ठीक है। तो ये एक संतुलित शासन प्रणाली की तरफ संकेत देता है, जहां पे आप सही नजरिए से देखेंगे तो जितने भी समाज के वर्ग हैं उनको उनकी आवाज को महत्व मिलेगा, ठीक है। यानी समाज के सभी जो वर्ग हैं उनको महत्व मिलेगा। ऐसा नहीं है कि एक राजा है वही नियम बना रहा है और वही नियमों को लागू करवा रहा है। ऐसे में हो सकता है राजा तानाशाह भी हो सकता है क्योंकि राजा के पास ही पावर चली जाएगी सारी। लेकिन यहाँ पे राजा को भी रखा है इन्होंने, परिषद को भी रखा है, जनता को भी रखा है, यानी सबको मौका दिया है। तो यहाँ पे गलती होने के चांस कम हो जाएंगे और सही डिसीजन लेने के चांस जो है वो बढ़ जाएंगे। अब मनु के दंड संबंधी विचार देखते हैं, मनु ने दंड के ऊपर क्या कहा है, ठीक है। मनु ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है दंड के ऊपर। तो देखिए ये कहते हैं कि मानव दो प्रवृत्ति के होते हैं, एक होते हैं दैवीय प्रवृत्ति, जिसमें दैवीय प्रवृत्ति में मानव जो होगा वो शांति की बात करेगा, सदाचार की बात करेगा, दूसरे के अधिकारों का सम्मान करेगा, समाज में हमेशा सुख कल्याण वाली बातें करेगा, ठीक है, समाज का भला चाहेगा। तो इसे कहा जाता है दैवीय प्रवृत्ति। और दूसरी होती है असुरी प्रवृत्ति। असुरी प्रवृत्ति क्या होती है, इसमें स्वार्थ होता है, इसमें अन्याय होता है, दूसरों के अधिकारों को हड़पना, छीनना, समाज में अशांति फैलाना, अव्यवस्था फैलाना, डर का माहौल पैदा करना, लड़ाई झगड़ा, दंगा मारकाट, ये सब असुरी प्रवृत्ति है, ठीक है। तो मनुष्य में दोनों प्रवृत्ति होती है, एक तरफ उसमें शांति सदाचार की भावना भी होती है, तो दूसरी तरफ मनुष्य ऐसे भी होते हैं, ठीक है,
जो इस तरीके के होते हैं, यानी कि इन्होंने समाज को दो कैटेगरी में बांट दिया है। एक तो संत लोग हैं, संत लोग मतलब अच्छे लोग मान लीजिए, जो अच्छी बातें करते हैं, शांति सदाचारिता की बात करते हैं। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो असुरी प्रवृत्ति के हैं, जो बेकार लोग हैं, ठीक है, जो असामाजिक तत्व होते हैं, जो हमेशा स्वार्थ की बात करते हैं, अन्याय की बात करते हैं, दूसरों के अधिकार को हड़पने की बात करते हैं, अशांति फैलाने की बात करते हैं। तो मनु के अनुसार समाज में समस्याएं जो है वो किस कारण है? दूसरी प्रवृत्ति के कारण, यानी ये जो असुरी प्रवृत्ति है ना, इसी के कारण समाज में समस्या है। तो असुरी प्रवृत्ति के जो लोग हैं, ठीक है, इनकी वजह से समस्या उत्पन्न होती है। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? तो आप समझ ही गए हो, बोलने की यहाँ पे जरूरत है नहीं, इनको दंड देना चाहिए। और मनु कहते हैं कि ऐसे लोगों को पकड़ पकड़ के अच्छे से भगा भगा के इसको दंड देना चाहिए, ठीक है, इनको जेल में डालो, इनको सजाएं दो, ये है। तो दंड का महत्व बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। मनु मानते हैं कि मनुष्य के आचरण को सही दिशा देने के लिए दंड आवश्यक है। दंड ही मनुष्य को धर्म के मार्ग पे चलने के लिए मजबूर करता है, ठीक है। दंड को मनु ने ईश्वर की उत्पत्ति माना है, कि ईश्वर जो है वो कहीं ना कहीं दंड बनाते हैं, और ऐसे लोगों को जो असामाजिक तत्व होते हैं इनको दंड देने की बात करते हैं। इनको दंड देने से क्या होगा? समाज में व्यवस्था फैलेगी, ठीक है, लोग सही से जी पाएंगे। दंड का संचालन जो है वो कौन करेगा? राजा करेगा। इसलिए राजा को एक उच्च दायित्व दिया गया है, यानी कि उसको एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, ठीक है, ताकि वो क्या करे? लोगों को न्याय पहुंचाए, ठीक है, दंड दे असामाजिक तत्वों को। ठीक, फिर थर्ड पॉइंट है कि दंड क्या करता है। तो मनु कहते हैं कि दंड की भूमिका जो है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। समाज को अनुशासित रखता है दंड, ठीक है। कोई भी व्यक्ति अगर कोई गलत काम करेगा, उसको पता है कि मैं गलत काम करूंगा तो मुझको ये दंड मिलेगा, यानी मुझको ये सजा मिलेगी, तो उसके मन में डर होगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अनुशासन में रहेगा, तो अनुशासित करता है दंड। फिर सभी प्राणियों का रक्षक, यानी कि मनु कहते हैं कि जो दंड होता है वो सभी प्राणियों का रक्षक होता है। फिर कहते हैं कि सोते हुए लोगों की रक्षा करता है। जब हम सो रहे होते हैं ना, तो हमारी रक्षा दंड करता है। अब दंड कैसे करता है भाई सोते हुए हमारी रक्षा? आपके मन में क्वेश्चन आएगा। तो बिल्कुल इजी, बिल्कुल सिंपल है। देखिए, आप चैन से सो रहे हो, आप इसीलिए सो पा रहे हो क्योंकि दंड की व्यवस्था है। तो कोई क्रिमिनल जो है वो अगर आपको परेशान नहीं कर रहा है, कोई असुरी प्रवृत्ति का व्यक्ति अगर, ठीक है, कोई गलत कार्य नहीं कर पा रहा है, तो वो दंड की वजह से। अगर दंड नहीं होगा तो कहीं ना कहीं चैन से नहीं सो पाओगे, ठीक है। तो ये बातें हैं। लोगों को धर्म का पालन करने के लिए प्रेरित करता है। समाज में दंड जो है वो व्यवस्था बनाता है, शांति और सुरक्षा बनाए रखने में मददगार होता है, ठीक है। दंड जो है वो समाज की रीढ़ माना गया है, यानी समाज का महत्वपूर्ण अंग माना गया है। अगर दंड नहीं होगा तो समाज सही से नहीं चल पाएगा, ऐसा मनु कहते हैं, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है, दंड का अभाव होने पर क्या होगा? मान लो दंड ही नहीं है, पनिशमेंट ही नहीं है, तो क्या होगा? आप आराम से बता दोगे कि लोग अधर्म के मार्ग पे चल पड़ेंगे, नियम और मर्यादाएं जो है समाप्त हो जाएंगी, समाज में अराजकता फैल जाएगी, अशांति फैल जाएगी, अव्यवस्था फैल जाएगी, ठीक है। समाज में हर तरफ मार काट, लड़ाई झगड़ा, दंगा, गाली गलौज और उल्टी सीधी हरकतें होने लग जाएंगी अगर दंड नहीं होगा तो। अब दंड के प्रयोग की भी इन्होंने शर्तें बताई है, ऐसे नहीं कि दंड का प्रयोग कैसे भी कर लो। मनु कहते हैं कि दंड के अनुचित या मनमाने प्रयोग के खिलाफ है ये कहते हैं कि दंड कभी भी गलत तरीके से नहीं देना चाहिए और मनमाने तरीके से किसी को दंड नहीं देना चाहिए, ठीक है। दंड जो है वो दोष के अनुसार ही दिया जाना चाहिए, यानी मान लो किसी व्यक्ति ने गंभीर अपराध किया है तो ही उसको गंभीर दंड देना चाहिए, किसी ने मामूली अपराध किया है तो उसको मामूली दंड देना चाहिए, ठीक है। फिर ये कहते हैं कि अत्यधिक कठोर दंड जो है वो समाज में असंतोष और विद्रोह पैदा कर सकता है। अगर मान लो बहुत ज्यादा कठोर दंड दिया जाएगा किसी को, तो इससे समाज में क्या हो जाएगा? असंतोष और विद्रोह पैदा हो सकता है। तो राजा को क्या करना चाहिए? राजा को न्यायपूर्ण होना चाहिए, एक संतुलित और विवेकपूर्ण दंड देना चाहिए, ठीक है। यानी संतुलित रूप से सोच समझकर लोगों को दंड देना चाहिए, ऐसा राजा को करना चाहिए। कौन कहते हैं? मनु कहते हैं, ठीक। अगला टॉपिक है हमारा न्याय की परिभाषा। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्याय, ठीक है। अब हम यहाँ पे न्याय की परिभाषा को समझेंगे। तो न्याय जो है एक जटिल और अस्पष्ट अवधारणा होता है, ठीक है। न्याय को समझा पाना एग्जैक्ट काफी मुश्किल होता है, क्योंकि जो विद्वान है उन्होंने न्याय को अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है अपने विचारों के हिसाब से। तो न्याय एक स्पष्ट रूप से परिभाषित शब्द नहीं है। विभिन्न दार्शनिकों ने अलग अलग दृष्टिकोण दिए हैं, ठीक है। अलग अलग दृष्टिकोण हमको मिलते हैं विद्वानों के, दार्शनिकों के, जिससे ये अवधारणा जो है बहुत ज्यादा क्या हो जाती है? जटिल हो जाती है। बाइबल में अगर हम देखें, बाइबल में अगर हम न्याय को देखते हैं तो इसको एक सामान्य गुण के रूप में माना गया है, लेकिन वहां भी इसके बारे में स्पष्ट रूप से कोई इसको परिभाषित किया नहीं गया है, ठीक है। तो इसको लेकर थोड़ी कंफ्यूजन रहती है। अब हम क्या करेंगे, जो विद्वान हैं, जो दार्शनिक है, इनके हिसाब से हम, इनकी विचारधाराओं के हिसाब से हम न्याय को समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हम प्लेटो जी के विचार को समझते हैं। तो प्लेटो जी ने
न्याय के वास्तविक पहलू पर अधिक जोर दिया है। ठीक है, ये न्याय के वास्तविक पहलू को महत्वपूर्ण मानते हैं। इनके अनुसार न्याय केवल प्रक्रिया नहीं है बल्कि वास्तविक परिणामों से जुड़ा होता है। ठीक है, ये न्याय को केवल एक प्रोसेस नहीं मानते बल्कि वास्तविक जो परिणाम होते हैं उससे जुड़ा हुआ देखते हैं। अगर यहाँ पे हम बात करते हैं मार्क्स की, तो मार्क्स के अनुसार न्याय एक मुखौटा है। ठीक है, ये न्याय को एक मुखौटा मानते हैं। ये कहते हैं कि सामाजिक आर्थिक शोषण को छुपाने का एक औजार है, यानी न्याय एक ऐसा टूल है जिसके द्वारा समाज में जो आर्थिक शोषण किया जा रहा है, जो सामाजिक शोषण किया जा रहा है, उसको छुपा दिया जाता है। ठीक है, खासकर ये इशारा कर रहे हैं पूंजीवादी समाज के, क्योंकि जहां पे भी मार्क्स की बात आती है वहां हमेशा आपको पूंजीवादी समाज की आपको बुराई ही देखने को मिलती है। ठीक है, फिर समानता आधारित दृष्टिकोण, यानी कुछ लोग हैं जो न्याय को समानता मानते हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि अगर समाज में समानता होगी तो न्याय होगा। यानी समानता स्वयं एक अस्पष्ट और सापेक्ष अवधारणा जो है, हर व्यक्ति की समानता की समझ अलग होती है। अब हम समानता को भी कैसे एक्सप्लेन करें, क्योंकि हर विद्वान ने समानता को अलग नजरिए से देखा है। ठीक है, लेकिन कुछ लोग समानता को ही न्याय के नजरिए से देखते हैं। फिर उपयोगितावादी दृष्टिकोण, यानी जो उपयोगितावादी लोग हैं उनके हिसाब से अगर हम न्याय को समझें तो देखिए क्या कहते हैं। ये कहते हैं कि न्याय वो सब है जो सबसे अधिक लोगों के लिए सबसे अधिक लाभ पैदा करे, यानी जो मैक्सिमम लोगों को मैक्सिमम लाभ पहुंचाए, उसको इन्होंने क्या बोल दिया, वो न्याय है। यानी न्याय एक ऐसी अवधारणा है जो मैक्सिमम लोगों को मैक्सिमम खुशी यानी मैक्सिमम फायदा पहुंचाता है। ठीक है, अब न्याय की व्याख्या जो है उसमें तुलना का क्या महत्व है, तो न्याय को समझने के लिए एक सबसे बेहतर जो स्थिति है वो देखने की बजाय वास्तविक समाज में जो मौजूद अन्याय है उसकी तुलना करना ज्यादा उपयोगी होगा। अगर आप बेहतरीन न्याय की स्थिति ढूंढने जाओगे तो शायद आपको वो चीज ना दिखे, लेकिन ज्यादा बेहतर क्या होगा कि अगर आप समाज में अन्याय को देखने जाओगे कि समाज में कहाँ कहाँ पे अन्याय हो रहा है, उससे उसकी तुलना करोगे तो आप अच्छे से समझ पाओगे। फिर इससे न्याय को एक तरफा ना होकर अधिक बहुआयामी तरीके से समझा जा सकता है। ठीक है, न्याय को आप एक तरफा होकर नहीं समझोगे, आपको अलग अलग नजरिए से न्याय को समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्रोफेसर अमर्त्य सेन क्या कहते हैं ये समझते हैं। अमर्त्य सेन ने कहा है कि लोग न्याय की अनुभूति अक्सर अन्याय अनुभव करने पर करते हैं। बिल्कुल, जब किसी के साथ, बिल्कुल अच्छी बात कही है इन्होंने, देखो जब मान लो किसी व्यक्ति के साथ खुद अन्याय होता है ना, जब खुद उस पर बीतती है तब वो न्याय के बारे में सोचता है, न्याय पाने की बात करता है। बच्चों की दुनिया में अन्याय स्पष्ट रूप से महसूस नहीं होता है, लेकिन जो वयस्क जो अडल्ट होते हैं उनको ये अन्याय जो है वो दिखाई देता है। ठीक है, आपने देखा होगा कई बार क्या होता है, समाज में किसी के साथ किसी घर में चोरी हो जाती है तो हम सोचते हैं अरे यार चोरी हो गई, हम दुखी हो जाते हैं, या फिर हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, हम सुनते हैं चोरी हो गई, अच्छा नॉर्मल बात थी। लेकिन जब खुद के घर में चोरी हो जाती है तब समझ में आता है कि भाई ये क्या क्या अन्याय हुआ है उसके साथ, फिर वो न्याय की बात करता है, न्याय की तरफ भागता है। ठीक है, ये अमर्त्य सेन ने कहा है। ये कहते हैं कि न्याय को समझने का सबसे बेहतरीन तरीका जो है वो है अन्याय को पहचानना, यानी आप पहले अन्याय को पहचानो, अन्याय कहाँ कहाँ पे हो रहा है, तभी आप न्याय को समझ पाओगे। फिर ये अन्याय का अनुभव जो है व्यक्ति को न्याय की खोज के लिए प्रेरित करता है। यदि किसी के साथ अन्याय होता है तब वो न्याय के लिए कहीं ना कहीं जाने की कोशिश करता है। महात्मा गांधी भी अन्याय अनुभव करने के बाद ही न्याय और स्वतंत्रता की लड़ाई में उतरे। जब उनको लगा कि भाई जैसे दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद होता था, नस्ल भेद होता था, जब उन्हें लगा कि अन्याय हो रहा था तभी वो न्याय के लिए न्याय की खोज में उतरे, उन्होंने आंदोलन करना शुरू करा। ठीक है, तो ये इन्होंने बताया है। इन्होंने रोल्स का जो न्याय का सिद्धांत है उसकी बहुत आलोचना करी है, उसमें बहुत कमियां निकाली है। तो रोल्स ने आदर्श और पूर्ण न्याय वाले समाज की कल्पना करी थी, जो कि एक ठीक है एक मतलब यूरोपियन यूटोपियन विचार है, जो कि मतलब सही नहीं है पूरी तरीके से। सेन का कहना है कि रॉल्स ने वास्तविक दुनिया के अन्याय को कम ध्यान दिया। ठीक है, जो वास्तविक दुनिया में जो अन्याय होता है ना उस पे तो रॉल्स ने ध्यान ही नहीं दिया, उसने बस एक आदर्श स्थिति की बात कर दी और एक न्याय का सिद्धांत बना दिया जो कि वास्तविक दुनिया में शायद लागू भी ना हो पाता हो। फिर सामाजिक अनुबंध सिद्धांत, हॉब्स लॉक्स और रूसो इस सिद्धांत की दो मुख्य विशेषताओं की बात करते हैं। तो पूर्ण न्याय की खोज करना, ना कि तुलनात्मक न्याय। ठीक है, अमर्त्य सेन क्या कहते हैं, पूर्ण न्याय की खोज करना वाली जो ये विधि है इसको सही नहीं मानते। ठीक है, यानी कि जो देखो सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत है, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट का सिद्धांत है, जो हॉब्स लॉक और रूसो मानते हैं, उनके हिसाब से तो पूर्ण न्याय की खोज करने की बात करते हैं, ना कि तुलनात्मक न्याय की बात करते हैं। लेकिन जो सेन है वो इस चीज को अच्छा नहीं मानते, वो पूर्ण न्याय की खोज की बात ही नहीं करते, वो कहते हैं कि अन्याय को समझना है हमको, पूर्ण न्याय की तरफ नहीं जाना है। ठीक है, अब आगे क्या कहते हैं, हॉब्स लॉक और रूसो ये कहते हैं कि अच्छे संस्थानों की स्थापना पे जोर देते हैं, अच्छे से अच्छे संस्थान स्थापित हो,
जो वास्तविक समाज की स्थिति पे काम करें और समाज को न्याय दिलाने का काम करें। ठीक है, सेन जो है वो इनकी इन बातों से असहमत है, वो इसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं मानते। वो कहते हैं कि वास्तविकता आधारित दृष्टिकोण अपनाते हैं। ठीक है, जो रियलिटी है उस पर आधारित दृष्टिकोण अपनाते हैं सेन। वो इनकी ये जो कल्पनाओं वाली बातें हैं इसको बिल्कुल भी सही नहीं मानते हैं। 7वां पॉइंट है नीति और न्याय का अंतर। अगर हम संस्कृत परंपरा के आधार पर देखें तो नीति और न्याय में क्या अंतर है। नीति क्या है? नीति एक आदर्श नियम और आदर्श संस्थाओं की बात करता है। न्याय जो होता है वो वास्तविक दुनिया में जो अनुभव किया जाने वाला न्याय है उससे होता है। यानी कि जैसे मान लो नीति बना दी गई, यानी आदर्श नियम बना दिए गए कि समाज में सबको सबके साथ समानता होगी, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। मान लो ये नियम बना दिए गए, संस्थाओं ने ये नियम बना दिए, लेकिन समाज में भेदभाव हो रहा है। नियम तो बने हैं, कानून तो बने, लेकिन समाज में भेदभाव हो रहा है, लोग कहीं ना कहीं दूसरों के साथ भेदभाव कर रहे हैं। तो ये क्या है? यहाँ पे हम कहेंगे कि लोगों का अनुभव जो है वो अन्याय वाला अनुभव है। ठीक है, उनको न्याय नहीं मिल रहा है, तो लोगों का जो वास्तविक अनुभव होता है उसको न्याय बोलते हैं। ठीक है, उसको न्याय माना गया है। फिर मत्स्य न्याय का उदाहरण भी दिया गया है। मत्स्य न्याय में क्या बताया गया है? मत्स्य न्याय में ये बताया गया है कि जो बड़ी मछलियां होती है वो छोटी मछलियों को खा जाती हैं। इसका मतलब है कि जो शक्तिशाली होते हैं वो कमजोर लोगों का शोषण करते हैं। तो ये अन्याय को दर्शाने वाला उदाहरण है। ठीक है, ठीक है, तो ये अन्याय को दर्शाने वाला एग्जाम्पल है। लास्ट में आप निष्कर्ष बता सकते हो कि न्याय एक सक्रिय प्रक्रिया है, यानी न्याय का अर्थ केवल आदर्श नियमों का पालन नहीं है, क्योंकि नियम बना दिए गए उसका पालन करने से न्याय नहीं मिलेगा, बल्कि ये एक सक्रिय प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अन्याय का अनुभव करके उसे कम करने की कोशिश करता है। यानी जब व्यक्ति को अनुभव अन्याय का अनुभव होता है तो वो कहीं ना कहीं उसको कम करने की कोशिश करता है, न्याय पाने की कोशिश करता है। ठीक है, न्याय जो है वो गलत को रोकने और सही के पक्ष में खड़े होने की प्रक्रिया है। जहाँ पे गलत चीजों को रोका जाए और सही चीजों को प्रमोट किया जाए तो उस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे? न्याय बोलेंगे। नीति और न्याय की अवधारणा को यहाँ पे हम समझेंगे। तो देखो, अमर्त्य सेन का योगदान समझते हैं। अमर्त्य सेन जो है इनका क्या योगदान है? अमर्त्य सेन ने प्राचीन जो भारतीय दर्शन है, ठीक है, हमारे जो प्राचीन भारतीय दर्शन पे आधारित जो भी ग्रंथ है उसमें जो नीति और न्याय के बीच में जो बातें बताई गई है उसका अंतर स्पष्ट किया है। ठीक है, यानी अमर्त्य सेन ने जो नीति और न्याय के बारे में बताया वो कहाँ से बताया? तो उन्होंने प्राचीन भारतीय जो दर्शन है, फिलोसफी है, ग्रंथ है, उसमें से बताया है। तो ये दोनों शब्द यानी जो नीति और ये जो नीति और न्याय है, ये दोनों शब्द जो है संस्कृत में न्याय से जुड़े हुए हैं। ठीक है, संस्कृत में न्याय को ही नीति और न्याय के रूप में देखा जाता था, लेकिन इनका अर्थ अगर देखें तो अर्थ के दृष्टिकोण से आज के समय में ये अलग अलग है। ठीक है, नीति क्या है? नीति आपने समझ लिया। नीति क्या है? राज्य के सिद्धांत है, यानी राज्य के द्वारा बनाए गए नियम है, और ये शासन व्यवस्था है और संस्थागत ढांचा है। ये हमको बताते हैं कि आदर्श कानून और आदर्श संस्थाएं कैसी होनी चाहिए। नीति जो है ज्यादा सैद्धांतिक होती है, अमूर्त होती है। ठीक है, इनको देखा नहीं जा सकता, ये सिद्धांतों पे आधारित होती है, इसको लागू किया जाता है और समाज में इसको, ठीक है, इसको समाज में लागू किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या होता है? नीति का इसका उद्देश्य होता है लोक कल्याण, यानी जनता का फायदा पहुंचाना, जनता का हित करना, जनता का कल्याण करना, ये आदर्श न्याय प्राप्त करना। ठीक है, इस पे जोर देती है। संस्थाएं कैसे बननी चाहिए ये तय करना, ये सब नीति के अंतर्गत ही आ जाता है। फिर न्याय क्या होता है? न्याय की अवधारणा जो होती है वो नीति से थोड़ी अलग है। न्याय का मतलब होता है वास्तविक दुनिया में जो अनुभव होता है, वास्तविक दुनिया में जो अनुभव किया जाता है उसी को हम न्याय कहते हैं। ये केवल संस्थानों या नियमों पे आधारित नहीं होता, उस पर निर्भर भी नहीं होता। इसमें समाज की जो रियल में जो स्थिति होती है, मानव व्यवहार और अनुभव जो होता है वो इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है, तो न्याय क्या करता है? न्याय ये पूछता है कि समाज में क्या अन्याय है, समाज में अन्याय अगर है तो क्या है, और इसको हम कैसे कम कर सकते हैं, यानी समाज में अन्याय को कैसे कम किया जा सकता है, लोगों के वास्तविक जीवन में क्या सुधार होने चाहिए और वो सुधार क्यों होने चाहिए, ये सारी बातें जो है न्याय में पूछी जाती है। अब यूरोप के जो दार्शनिक है उससे हम अगर हम तुलना करें नीति का तो क्या होगा? तो देखिए, हॉब्स हो गए, लॉक हो गए, रूसो हो गए, कांट हो गए, जॉन रोल्स हो गए, ये सभी कहाँ के हैं? यूरोपियन है। ठीक है, अब इन्होंने न्याय और नीति के बारे में थोड़ा इनका नजरिया अलग है। ये सभी आदर्श संस्थाओं की स्थापना पे जोर देते हैं। ये कहते हैं कि अगर बढ़िया न्यायपालिका यानी आदर्श न्यायपालिका स्थापित हो जाएगी तो वो जनता को ज्यादा से ज्यादा न्याय पहुंचाएगी। ये कहते हैं अगर आदर्श नियम बना दिए जाएंगे, यानी सख्त नियम बना दिए जाएंगे तो कहीं ना कहीं न्याय होगा। ये ऐसी बातों पे ज्यादा जोर देते हैं, संस्थानों पे ज्यादा जोर देते हैं। लेकिन रियलिटी में क्या ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता भाई। ऐसा देखो, अगर हमारे समाज में देखें, हमारे संविधान में बहुत सारे नियम बने हुए हैं, क्या सारे नियम आपको पालन होते हुए दिखते हैं? नहीं होते। तभी तो इतना क्राइम और इतनी दुनिया भर की अव्यवस्था फैली हुई है, क्योंकि सारी चीजों का पालन हो नहीं पाता है। ठीक है, तो इसलिए इसका विरोध किया है, किसने करा है?
अमर्त्य सेन ने करा है। ठीक है, आगे हम उसको भी समझेंगे। तो देखो ये क्या कहते हैं, पहले हम इन यूरोपियन जो विद्वान हैं इनको समझते हैं। ये कहते हैं न्याय जैसा दृष्टिकोण अपनाने वाले, जिसमें एडम स्मिथ है, जेएस मिल हो जाएंगे, मार्क्स हो जाएंगे, बेंथम हो गए, मैरी हो गए, ये सब वास्तविक समाज, मानव व्यवहार और तुलनात्मक न्याय पे ज्यादा जोर देते हैं। जबकि ये जो विद्वान थे ये संस्थाओं पे ज्यादा, आदर्श संस्थाओं पे ज्यादा जोर देते थे। तो सेन जो है ना, सेन क्या करते हैं, इनका विरोध करते हैं। सेन ने उदाहरण दिया है कठोर नीति का खतरा। सेन कहते हैं यदि कोई नीति अगर मान लो बहुत ज्यादा कठोर होगी तो उसके कारण पूरी दुनिया जो है नष्ट हो जाएगी। तो ऐसे में न्याय जो होगा वो किस काम का, अगर तुम सारी दुनिया को ही खत्म कर दोगे तो न्याय किस काम का होगा। इसलिए नियमों में ज्यादा जरूरी होता है कि अन्याय को रोका जाए और वास्तविक न्याय जो है उसको लागू किया जाए। ज्यादा आप परफेक्ट न्याय की तरफ भागोगे तो कुछ नहीं होगा, आपको अन्याय को कम करना है। फिर छठा पॉइंट है गौतम बुद्ध का एग्जाम्पल। तो बुद्ध ने मृत्यु, रोग, पीड़ा देखकर समाज में अन्याय को महसूस करा था। ठीक है, फिर उन्होंने करुणा, संवेदना और वास्तविक जो मानव का अनुभव है उसको समझने के लिए सोच विकसित करी। तो सेन का कहना है कि न्याय केवल नियमों का पालन नहीं है बल्कि करुणा, मानवता और अनुभव का परिणाम है। ठीक है, हमें केवल नियमों के पालन से न्याय नहीं मिलेगा बल्कि हमें सोचना पड़ेगा, मानवता के बारे में सोचना पड़ेगा। अगर सभी लोग मानवता के बारे में सोचने लग जाए तो ये अन्याय होना ही बंद हो जाए। तो निष्कर्ष आप क्या कह सकते हो एंड में, सेन का जो न्याय का मॉडल है ना वो यूरोपियन जो विद्वान है उनके मॉडल से बिल्कुल अलग है। ठीक है, ये नीति यानी जो नियम है इससे कहीं ना कहीं न्याय को नीति से अधिक महत्वपूर्ण, ठीक है, यानी कि नीति जो है वो नियम से अधिक महत्वपूर्ण है और न्याय जो है लोगों का जो वास्तविक जो पर्सनल एक्सपीरियंस होता है वो होता है। तो सेन क्या कहते हैं, कहते हैं कि नीति जो है ना वो नियमों से ज्यादा, यानी आप रूल बना दो तो रूल इतने काम नहीं आएंगे, रूल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये न्याय को वास्तविक अनुभव मानते हैं। न्याय का उद्देश्य जो है वो पूर्ण आदर्श बनाना नहीं है बल्कि अन्याय को कम करना है। ठीक है, किसी भी समाज को पूर्ण रूप से आदर्श नहीं बनाया जा सकता, अन्याय को कम कर दो ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। न्याय जो है मानवता, करुणा और समावेशन, इन सब चीजों पे आधारित होती है। केवल संस्थाओं पे, केवल केवल रूल पे, केवल कठोर रूल पे न्याय कभी भी आपको नहीं मिल सकता है। ठीक है, तो ये था। तो यहाँ पे अपना जो एक टॉपिक है वो खत्म हो जाता है। अगले टॉपिक पे चलेंगे, रॉल्स के द्वारा प्रस्तुत न्याय का सिद्धांत, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में से इस टॉपिक पे क्वेश्चन आएगा। मैंने इसकी वन शॉट वीडियो पहले से बना दी है, वन शॉट वीडियो में मैंने आपको समझाया हुआ है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, तो जॉन रॉल्स जो थे इनका न्याय का सिद्धांत जो था इसको समझते हैं। तो सबसे पहले इसके बैकग्राउंड की बात करते हैं। तो रॉल्स का सिद्धांत जो है ये उस समय में आया था जब उपयोगितावाद जो था उसका बहुत बोलबाला होता था समाज में। तो उपयोगितावाद सबसे अधिक लोगों के लिए सबसे अधिक सुख की बात करता था। यानी ये कि उपयोगितावाद में कहा गया था अगर ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुख पहुंचाया जा सके। ठीक है, आप ये मत सोचना कि रोल्स पहले व्यक्ति थे जो न्याय का सिद्धांत लेके आए थे, इनसे पहले बहुत सारे विद्वानों के सिद्धांत अवेलेबल हैं। उपयोगितावाद बहुत चल रहा था उस समय में। तो उपयोगितावाद ये कहता था कि सबसे अधिक लोगों के लिए सबसे अधिक सुख पहुंचाना ही न्याय होता है। लेकिन जब रोल्स आए तो वो इस बात से सहमत नहीं थे, उन्होंने बोला ये गलत बात है। उन्होंने एक नया वैकल्पिक सिद्धांत दे दिया जिसमें न्याय को निष्पक्षता के रूप में दिखाया गया। ठीक है, यानी फेयरनेस के रूप में दिखाया गया। तो रॉल्स का जो मुख्य विचार था वो ये था कि समाज एक सहयोग की व्यवस्था है जिसमें फायदा और नुकसान सब में बढ़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो अमर्त्य सेन ने इनके न्याय के सिद्धांत की जो कमियां निकाली है, उन्होंने कहा है कि ये कल्पनाओं पे बात करता है, काल्पनिक दुनिया की बात करता है। ठीक है, इन्होंने क्या कहा है रॉल्स ने, समाज एक सहयोग की व्यवस्था है जिसमें फायदा भी बराबर है, नुकसान भी बराबर है, सब में बढ़ता है। इसलिए न्याय का मतलब है कि सामाजिक लाभ और बोझ को निष्पक्ष तरीके से बांटा जाए। ठीक है, ये कौन मानते हैं, ये जॉन रॉल्स मानते हैं। ये बात करते हैं कि ओरिजिनल पोजीशन यानी मूल स्थिति की। रोल्स कहते हैं, इनका सिद्धांत बताता है कि रोल्स के अनुसार न्याय के सिद्धांत में एक काल्पनिक स्थिति को चुनी जानी चाहिए। ठीक है, इन्होंने एक काल्पनिक स्थिति को चुन लिया है। इस स्थिति को इन्होंने कह दिया ये मूल स्थिति है जहां पे सभी लोग क्या है, समान और निष्पक्ष स्थिति में होते हैं। आप सोचो कि ऐसा क्या हो सकता है, क्या ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है जैसा इन्होंने कहा है। इन्होंने एक काल्पनिक दुनिया बना ली, उस काल्पनिक दुनिया में कह दिया ये मूल स्थिति है। यहाँ पे जितने भी लोग हैं, यहाँ पे ये सारे लोग क्या है, समान है और निष्पक्ष हैं। ठीक है, ऐसा कभी होता नहीं है लेकिन उन्होंने ऐसा बोल दिया है। फिर इन्होंने अज्ञानता का पर्दा की बात करी है, यानी कि मूल स्थिति यानी ये जो ओरिजिनल स्थिति है जहाँ पे सब लोग समान है, सब लोग बराबर हैं। ठीक है, इस मूल स्थिति में लोगों को एक अज्ञानता का घूंघट होता है। ठीक है, लोगों के मान लो लोगों के मन में, लोगों के दिमाग में ये बात बिठा दी है कि उनको पता नहीं है कि उनकी जाति क्या है, वो किस वर्ग में है, किस आर्थिक स्थिति में है, किस धर्म में है, किस लिंग में है, क्या उनकी प्रतिभा है, क्या बुद्धिमान है, क्या भविष्य है, कौन पढ़ा लिखा है, कौन अनपढ़ है, कौन नहीं पढ़ा लिखा, कुछ भी उसको पता नहीं है व्यक्ति को। यानी व्यक्ति ने इमेजिन कर लिया, कल्पना कर ली कि मैं एक ऐसी स्थिति में हूँ जहाँ पे मुझे ये नहीं पता कि मैं पुरुष हूँ या मैं महिला हूँ, मैं गरीब हूँ या मैं अमीर हूँ।
मैं किस जाति का हूँ, किस धर्म का हूँ, मुझे नहीं पता। ठीक है, मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ, मेरी क्या टैलेंट है, मुझे नहीं पता। भविष्य में मेरा क्या होगा, मुझे नहीं पता। ये एक काल्पनिक स्थिति में मैंने मान लो अपने आप को रख लिया। इसका उद्देश्य क्या बताया था? इसका उद्देश्य ये होता बताया था कि कोई भी व्यक्ति अपने फायदे के अनुसार सिद्धांत नहीं चुनेगा, यानी सभी निष्पक्ष होकर सिद्धांत चुनेंगे। ठीक है, यानी कि जैसे रूल बनाने को बिठा दिया। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये क्या कहना चाह रहे हैं, हो सकता है आपको समझ में ना आया हो, अब एग्जांपल से समझोगे। मान लो आप जो भी हो, ठीक है, आप अपने आप को जानते हो, मैं नहीं जानता आपको, आप कौन हो, आप जानते हो। मान लो आपको मैंने आपको बना दिया गया प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, और आपको बोल दिया गया कि चलो कुछ कानून बना लो। अब आप कानून बनाओगे तो आप ऐसा कानून बनाओगे जिससे कि आपको फायदा होता हो, यानी आप खुद अपने आप को फायदा पहुंचाओगे उस कानून से। आप ऐसा कानून बनाओगे जिससे कि आपके समाज को फायदा हो, यानी आपकी जाति को फायदा हो। ठीक है, आप कहीं ना कहीं कानून जो बनाओगे, आप आपके दिमाग में देखो, मनुष्य जो होता है स्वार्थी होता है, अपना फायदा चाहता है। तो कहीं ना कहीं आपके कानून में एक भेदभाव होगा। ठीक है, कोई आपको कानून बनाने को बोल दिया, हो सकता है आपके कानून में कोई भेदभाव हो, इसमें आप अपना फायदा देख सकते हो। अब आप सोच लो कि अब आपको ये पता ही नहीं है कि आप किस जाति के हो, आप किस वर्ग के हो। कल्पना करो कि आप भूल गए हो, आपको पता नहीं आपकी क्या जाति, आपका क्या वर्ग है, क्या आर्थिक स्थिति, आपका धर्म, लिंग, प्रतिभा, बुद्धिमत्ता। ठीक है, भविष्य क्या होगा, आपको कुछ पता ही नहीं है। आपको रूल बनाने के लिए बता दिया गया। तब आप क्या करोगे? आप ऐसे रूल बनाओगे जिससे ज्यादा लोगों को फायदा हो, यानी कोई भी व्यक्ति अपने फायदे के अनुसार सिद्धांत नहीं चुनेगा यहाँ पे, क्योंकि सभी निष्पक्ष सिद्धांत चुनेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया हो एग्जाम्पल। अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ। मान लीजिए आप एक बिल्डर हो, आपको कुछ पैसे दिए गए हैं और आपको 5 या तीन तीन फ्लैट बनाने के लिए दिए गए हैं। ठीक है, आप बिल्डर हो, आपको पैसा दिया गया है कि आपको 3 फ्लैट बनाने हैं, और उस 3 फ्लैट में से, ये 1 2 3 3 फ्लैट है, इसमें से कोई एक फ्लैट आपको मिल जाएगा। अगर आपको पहले से बता दिया जाए कि आपको ये वाला फ्लैट दे देंगे, तो आप क्या करोगे? आप इस वाले फ्लैट को बहुत अच्छा बनाओगे, इसमें जो माल मटेरियल लगाओगे वो बहुत अच्छा लगाओगे, बहुत मजबूत बनाओगे, सरिया से लेके सीमेंट वीमेंट जो भी लगता होगा आप बिल्कुल बेहतरीन करोगे, उसको लग्जरी बनाओगे, ज्यादा पैसा लगाओगे, ज्यादा फोकस करोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता ही ये आपको मिलने वाला है। लेकिन ये दो आपको पता है कि ये दो आपको नहीं मिलेंगे, तो आप इसको ऐसे ही काम चलाऊ बना दोगे, बोलोगे ये लो भाई, इस ये तो हमें मिलना ही नहीं है, इससे तो हमें कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है, मनुष्य हमेशा अपना फायदा देखता है, क्योंकि मनुष्य लालची होता है, स्वार्थी होता है। अब ऐसे में क्या है, ये हो गया। अब आप सोचो यही कंडीशन बदल दी जाए कि आपको 3 फ्लैट बनाने को बोल दिया गया है, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि आपको कौन सा फ्लैट मिलेगा उसमें से। तब आपको, आपके दिमाग में क्या होगा? यार मैं अगर इस फ्लैट में ज्यादा पैसा लगा देता हूँ, पता लगे मेरे को ये वाला मिल गया तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा, या मैं इसमें ज्यादा पैसा लगा देता हूँ, मुझे ये मिल गया तो मेरा इसमें नुकसान हो जाएगा। अब आप क्या करोगे? अब आप बिल्कुल निष्पक्ष होकर बनाओगे, यानी तीनों फ्लैट को आप बहुत अच्छा बनाओगे, एक जैसा बनाओगे। क्या पता आपको आपके हाथ में कौन सा फ्लैट आए। ठीक है, तो आप तीनों को एक जैसा बनाओगे ताकि किसी में कोई कमी ना रह जाए। तो ये है इनका अज्ञानता का घूंघट वाला सिद्धांत, जो कि बिल्कुल भी वास्तविक दुनिया में लागू हो ही नहीं सकता। इसकी आलोचना करते हैं अमर्त्य सेन। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो मुझे कमेंट में बताओ, क्योंकि बहुत बड़े बड़े जो स्टूडेंट होते हैं वो इस टॉपिक को समझ नहीं पाते हैं। बहुत आसान है वैसे तो, लेकिन समझ नहीं पाते हैं। आप समझ गए हो तो मुझे कमेंट में बताओ। ठीक है, अपना नाम जरूर लिखना। फिर ये कहते हैं चिंतनशील संतुलन की बात करते हैं। रॉल्स कहते हैं कि व्यक्ति को अपने निजी निर्णय और न्याय के आदर्श सिद्धांतों के बीच में संतुलन बनाना चाहिए। ठीक है, अपने खुद के जो डिसीजन है और जो न्याय के आदर्श है उसके बीच में बैलेंस बनाना है। परिणाम एक निष्पक्ष समाज की बात करते हैं, यानी जब पर्दा हटेगा, जब आपके सामने पर्दा हटा दिया जाएगा, तब लोग उसी अनुबंध को स्वीकार करेंगे। ठीक है, उन्होंने निष्पक्ष स्थिति में चुना था। ये एक उदारवादी समतावादी समाज की ओर ले जाता है, जहाँ किसी की स्वतंत्रता का उपयोग दूसरे का नुकसान नहीं बनता। यानी कहने का मतलब है, जब आपकी आपने रूल बना दिए, आपकी आंखों से पर्दा हटा दिया गया, आपको पता लग गया आपकी समाज में क्या स्थिति है, तो आप आराम से रह पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको पहले पता ही नहीं था कि वो कानून से क्या फायदा क्या नुकसान होने वाला है। अब सबके लिए आपने समान कानून बना दिया तो उसका फायदा सबको मिलेगा। ठीक है, ऐसा कुछ ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। अब बात करेंगे, टॉपिक है हमारा न्याय का द्वितीय सिद्धांत। ठीक है, इसको समझ लेते हैं। तो रॉल्स के अनुसार न्याय के दो मुख्य सिद्धांत थे। यहाँ पे हम दूसरा सिद्धांत जो है उसको देखेंगे, ये काफी महत्वपूर्ण है। पहले सिद्धांत में क्या बातें थी? कुछ स्वतंत्रताओं की बातें थी, जिसमें हमें पता लगता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी, लोगों को धर्म की स्वतंत्रता की बात चलती है, विचार और चेतना की स्वतंत्रता की बात चलती है, राजनीतिक भागीदारी, जीवन और गरिमा की सुरक्षा, इन सब स्वतंत्रताओं की बात हमें पहले सिद्धांत में दिखती है। ठीक है, यानी कि ये सिद्धांत जो है सर्वोच्च है, इसे किसी कीमत पर कम नहीं किया जा सकता। यानी जो स्वतंत्रता है इसको किसी भी हालत में कम नहीं किया जा सकता है। अब दूसरा सिद्धांत जो है उसको दो हिस्सों में बांट दिया है। एक है अवसरों की समानता। ठीक है, यानी सबको फेयर इक्वेलिटी मिलेगी, फेयर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, यानी कि बराबर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, सबको समान माना जाएगा, यानी हर व्यक्ति को समान मौका मिलना चाहिए, चाहे उसकी जाति, वर्ग, लिंग कुछ भी हो,
उसको समान अवसर मिलने चाहिए किसी भी आधार पे, उसके साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। समाज में कोई पद हो या कोई नौकरी हो या कोई कार्यालय हो, सबके लिए खुले होने चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, किसी भी जाति का व्यक्ति हो, ठीक है। ये तो था पहला सिद्धांत इसका, जो सबको समानता की बात करता है। दूसरा है अंतर सिद्धांत। ये समझना आपको बहुत जरूरी है, ठीक है, ये समझना बहुत जरूरी है। समाज में असमानताएं ये स्वीकार करते हैं। अब असमानता कोई क्यों स्वीकार करेगा सोचो, लेकिन ये करते हैं। ये कहते हैं कि असमानता हम स्वीकार करेंगे, लेकिन हम तभी स्वीकार करेंगे जब वो सबसे कम सुविधा वाले व्यक्तियों के लिए सबसे अधिक लाभ पहुंचाए। यानी कि जो गरीब लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, ठीक है, जो दबे कुचले लोग हैं, अगर उनको फायदा पहुंच रहा है किसी असमानता से, तो ये उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये है। फिर उपयोगितावादी सिद्धांत को ये नहीं मानते, क्योंकि उपयोगितावादी सिद्धांत के खिलाफ ही तो लेकर आए थे ये अज्ञानता के पर्दे का सिद्धांत, ठीक है। अज्ञानता के पर्दे के पीछे कोई भी व्यक्ति ऐसा सिद्धांत नहीं चुनेगा जिसमें बहुसंख्यक की खुशी हो या अल्पसंख्यक का नुकसान हो, उसमें सबके लिए बराबर सिद्धांत बनाए जाएंगे, ठीक है। क्योंकि उसको पता ही नहीं होगा कि वो सिद्धांत बना रहा है तो समाज में उसकी क्या स्थिति है, ठीक है। तो ये था। फिर आर्थिक वितरण पे जोर देते हैं, यानी रॉल्स कहते हैं कि धन और संसाधन ऐसे बांटे जाएं कि समाज में सबसे जो कमजोर व्यक्ति हैं वो भी सुरक्षित रहे। सामंतवाद का इन्होंने विरोध करा है, यानी जन्म, जाति या परिवार के आधार पे जो विशेष अधिकार है, इसको जो जॉन रॉल्स है वो बिल्कुल भी सही नहीं मानते। वो केवल टैलेंट और केवल अवसर, ये कहते हैं कि केवल प्रतिभा और केवल अवसर ही व्यक्ति को आगे बढ़ने का आधार होने चाहिए, ठीक है। किसी के साथ भी कोई विशेष अधिकार किसी को नहीं मिलना चाहिए। तो ये तो था जॉन रॉल्स का सिद्धांत। अब तुलनात्मक न्याय को देखते हैं, एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण अमर्त्य सेन के द्वारा। यानी अमर्त्य सेन ने जो तुलनात्मक जो इनका सिद्धांत था, इसको समझते हैं कि ये कैसे उसकी कमियां निकालते हैं। तो देखिए, सेन जो है वो कमियां निकालते हैं रॉल्स के सिद्धांत में। यानी सेन की मुख्य आपत्तियां क्या है। सेन कहते हैं कि अमर्त्य सेन कहते हैं कि रॉल्स के सिद्धांत जो है उसको 3 कारणों से अधूरा माना है इन्होंने। पहला कारण है पारलौकिक संस्थावाद। यानी रॉल्स जो है वो आदर्श संस्थानों पे ज्यादा जोर देते हैं कि बेहतरीन संस्थान होने चाहिए, वही कहीं ना कहीं समाज में न्याय लाएंगे। ऐसे संस्थानों की जो बात रॉल्स कहते हैं, इसको ये सही नहीं मानते, ठीक है। ये कहते हैं कि वास्तविक समाज की समस्याओं पर नहीं है, समाज की जो वास्तविक समस्या है उस पर ध्यान नहीं है इनका, इनका बस ध्यान है कि आदर्श संस्थान बना दो, ठीक है। सेकंड है कि व्यवहारिक वास्तविकता की अनदेखी। यानी रॉल्स का सिद्धांत है उसमें भूख, गरीबी, भूकंप, अकाल जैसी जो वास्तविक अन्याय हो रहे हैं, इसका कोई जवाब नहीं है, बस कल्पनात्मक, यानी एक कल्पना वाली स्थिति बना दी है और उस पर ही काम करता है इनका सिद्धांत। जो रियलिटी है समाज की, उस पर यह काम नहीं करता है। तीसरा है वैश्विक दृष्टिकोण की कमी। रॉल्स ने वैश्विक असमानताओं और अंतर्राष्ट्रीय अन्याय पर बहुत कम ध्यान दिया है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है पूरी दुनिया में बहुत असमानता है, ठीक है। उस पे इनका जो सिद्धांत है वो काम नहीं करता है, तो ऐसे में इनका सिद्धांत सार्वभौमिक नहीं है। और सेन का मानना है कि न्याय अन्याय को कम करना है, यानी न्याय का असली मतलब होता है अन्याय को कम करना, ठीक है। न्याय को समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि दुनिया में जो अन्याय मौजूद है, पहले तो उसको पहचानो कि कहाँ कहाँ पे अन्याय हो रहा है, फिर उसको कम करो, खत्म करो अगर खत्म हो सकता है तो। न्याय का उद्देश्य जो है वो आदर्श समाज बनाना नहीं होता, बल्कि वास्तविक दुनिया में जो सुधार है वो लाना होता है, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट देखो, बांसुरी का उदाहरण देते हैं सेन। सेन कहते हैं कि मान लो 3 बच्चे हैं और एक बांसुरी है। अब तीनों बच्चे एक ही बांसुरी पे दावा करते हैं, तो उनका नाम है एनी, बॉब और क्लारा, ठीक है। 3 बच्चे हैं, एनी, बॉब और क्लारा। अब इनके पास एक ही बांसुरी है और तीनों उसको क्लेम कर रहे हैं कि भाई ये मुझे मिलनी चाहिए। बच्चे क्या बोलते हैं, तो एनी कहती है कि बांसुरी बजाना जानती है, यानी उसके उसके अंदर योग्यता है, वो उस चीज को जानती है, तो वो बांसुरी उसको दे देनी चाहिए। दूसरा कहता है कि दूसरा बच्चा कहता है कि वो बहुत गरीब है, उसके पास कोई खिलौना नहीं है और उसको वो खिलौना दे देना चाहिए क्योंकि उसकी जरूरत की बात करता है। तीसरा सिद्धांत जो है वो क्लारा का है, ठीक है। तीसरा मतलब जो तीसरी डिमांड है, जो क्लेम है, वो क्लारा का है। क्लारा कहती है कि उसने बांसुरी, ठीक है, उसी ने बांसुरी बनाई है, यानी उसका अधिकार है उस पर, उसने मेहनत करी है, तो इसलिए वो उसको दे देनी चाहिए। तो तीनों के तर्क जो है न्यायपूर्ण है, क्योंकि भाई योग्य है तो उसको मिलना चाहिए। फिर दूसरा जरूरत है तो उसको भी मिलना चाहिए भाई। तीसरे ने खुद बनाया है, परिश्रम करा है, तो उसको भी मिलना चाहिए। अब तीनों ही मतलब सिद्धांत यहाँ पे सही लग रहे हैं। इसलिए न्याय जो है ना, वो एक सिद्धांत उसके लिए पर्याप्त नहीं है। न्याय जो होता है बहुआयामी होता है। ये एग्जाम्पल देके समझाया है किसने, अमर्त्य सेन ने। अब जॉन रॉल्स जो है उन्होंने एक सिद्धांत दे दिया, वो कैसे पूरी दुनिया में लागू हो जाएगा भाई, पूरी दुनिया की कंडीशन अलग है, उनके वहां पे माहौल अलग है, तो आप कैसे ऐसे बोल सकते हो।
फिर फोर्थ पॉइंट देखो, रॉल्स के सिद्धांत की सीमाएं। इन्होंने रॉल्स के सिद्धांत की कमियां निकाली है। कहते हैं कि मूल स्थिति नहीं है इसमें, ये जो मूल स्थिति की बात करी है बहुत ही काल्पनिक है। ये जो मूल स्थिति बता देते हैं कि जहाँ पे समाज एक जैसा होगा, वहां पे किसी कोई जो नियम बना रहे हैं उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, ठीक है, सब पढ़े लिखे, इस तरीके की बातें, ये वास्तविक समाज में ऐसा नहीं होता है भाई। फिर रॉल्स जो है स्वतंत्रता को सबसे ऊपर मानते हैं, लेकिन भूख, गरीबी, बीमारी, स्वतंत्रता, ठीक है, क्या ये स्वतंत्रता से कम महत्वपूर्ण है? ये भी तो महत्वपूर्ण है, इसको तो वो कोई ध्यान नहीं देते हैं। फिर स्वतंत्रता को एक साथ राजा और दास जैसा माना गया है, ये भी कहीं ना कहीं गलत सिद्धांत है, ठीक है। इसलिए जो सेन है, अमर्त्य सेन है, वो उसके सिद्धांत की कमियां निकालते हैं, ठीक है। सेन ने आलोचना करी है। सेन कहते हैं कि न्याय को लोगों के वास्तविक जीवन, उनके अनुभव और उनके कष्टों से जोड़ के समझना है हमको। संस्थाएं तभी सफल होंगी जब समाज का व्यवहार बदलेगा, समाज को बदलना पड़ेगा तब संस्था कामयाब होगी। इसलिए न्याय जो है गतिशील प्रक्रिया है, केवल संस्थागत संरचना नहीं है। आप एक न्यायपालिका बना के न्याय नहीं दे सकते हो, ठीक है, केवल संस्था से काम नहीं चलेगा, बल्कि ये गतिशील प्रक्रिया होती है। फिर सेन जो है, अमर्त्य सेन, इनका मानव केंद्रित जो दृष्टिकोण है इसको समझते हैं। अमर्त्य सेन की पुस्तक में मानवीय तत्व को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है, ठीक है। ये लोगों के अनुभव, उनकी कहानी, उनकी जो समस्या है और जो वास्तविक घटना है उसको न्याय समझने के आधार पे न्याय समझने के आधार के रूप में लेते हैं, ठीक है। यानी कि जो ये कहते हैं कि जो लोगों के साथ जो अनुभव है उनके उनके जो कहानियां हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, वो वास्तविक होती हैं, क्योंकि क्योंकि वो वास्तविक घटना पे आधारित होती हैं। तो इस आधार पे हमको न्याय को समझना चाहिए, ठीक है। उनकी कहानी जो है कुछ अतीत से है, कुछ वर्तमान से है, कुछ सत्य है उसमें, कुछ उदाहरण भी दे रखे हैं इन्होंने। तो ये सभी जो है, इन सभी का उद्देश्य क्या है? साधारण लोग, जो आम लोग हैं, उनकी वास्तविक स्थिति को दर्शाना। जो आम लोग हैं उनकी जो एक्चुअल में जो उनकी स्थिति है उसको दर्शाना और उनकी समस्याओं को दूर करना, तब न्याय मिलेगा, ठीक है। फिर न्याय के पीछे मानवीय स्वभाव। अमर्त्य सेन मानते हैं कि अलग अलग न्याय सिद्धांतों के बावजूद भी सभी मनुष्यों में अन्याय का विरोध करने की प्रवृत्ति होती है। चाहे कोई भी सिद्धांत लगा दो, लेकिन जो मनुष्य होते हैं वो हमेशा अन्याय का विरोध करते हैं, न्याय की खोज करने की इच्छा रखते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं न्याय चाहते हैं। सार्वजनिक बहस में लोग भाग लेने की क्षमता रखते हैं, ठीक है। तो ये सभी गुण जो होते हैं ये मानवीय स्वभाव के प्रमाण हैं। तो हमें मानव के स्वभाव के हिसाब से न्याय के पीछे जाना चाहिए, ठीक है। फिर ये बोध केंद्रित न्याय की बात करते हैं। यानी सेन कहते हैं कि आदर्श समाज बनाने की बात नहीं करते, क्योंकि आप किसी भी जो वैश्विक या अंतर्राष्ट्रीय विद्वान की बात करो, तो ज्यादातर विद्वानों का ये मानना है, यूरोप के जो विद्वानों का मानना है कि एक आदर्श समाज हो, एक अच्छा समाज हो, सबके साथ समानता हो, किसी के साथ भेदभाव ना हो, ऐसी ऐसी बातें करते हैं आदर्श समाज के। लेकिन ये आदर्श समाज की बात नहीं करते। ये कहते हैं कि न्याय का उद्देश्य होता है दुनिया में जो अन्याय दिख रहा है उसको कम करना, यही न्याय का उद्देश्य है, ठीक है। जैसे कि दास प्रथा एग्जाम्पल है। दास प्रथा आपको पता है गुलामी थी, एक जमाने में दास प्रथा होती थी, इसके ये खिलाफ थे। कहते हैं कि इसे खत्म करने से दुनिया परफेक्ट नहीं हो गई, अब दास प्रथा आज नहीं है, लेकिन इसको खत्म करने से दुनिया परफेक्ट थोड़ी हो गई है। लेकिन इससे कहीं ना कहीं एक बड़ा अन्याय जो था वो हट गया है, यानी बड़ा अन्याय जो था वो कम हो गया है। इस विचार को सेन ने अपने न्याय के मॉडल में का आधार माना है, यानी कि हमको अन्याय को कम करना है तो न्याय अपने आप ही बढ़ने लग जाएगा, ठीक है। फिर कहते हैं कि केवल परिणाम या केवल नियम, यानी ये दोनों चीजों का, केवल अगर परिणाम बना के पीछे भागोगे, केवल नियमों के पीछे भागोगे तो काम नहीं होगा। आपको दोनों को लेकर चलना है, यानी परिणाम और नियम दोनों का संयोजन करना है। सेन के अनुसार न्याय केवल नियमों से नहीं बल्कि परिणामों से भी नहीं इसको समझा जा सकता, ठीक है। यानी कि जो न्याय होता है उसको केवल नियमों से नहीं, इसको परिणामों से भी नहीं समझा जा सकता है। न्याय एक समग्र अवधारणा होती है, इसमें प्रक्रिया होती है, पूरी पूरे परिणाम होते हैं, दोनों चीजें शामिल होती है, ठीक है। आप किसी एक चीज से ना तो आप इसको नियम से समझ सकते हो, ना ही आप इसको परिणाम से समझ सकते हो। आपको दोनों ही चीजों को देखना पड़ेगा, प्रक्रिया भी देखनी पड़ेगी, परिणाम भी देखनी पड़ेगी, तब आप इसको समझोगे। फिर उन्होंने भगवत गीता का उदाहरण दिया है। सेन कहते हैं कि गीता में कृष्ण और अर्जुन के बीच में बातचीत हो रही होती है। अर्जुन के क्वेश्चन होते हैं कि क्या मेरा नैतिक कर्तव्य है, मेरे प्रियजनों को मारना सही है? मतलब मैं अपने प्रियजनों को मार दूं तो क्या ये मेरा नैतिक कर्तव्य होगा? क्या युद्ध में एक न्यायपूर्ण समाज बनेगा? अगर युद्ध होगा, मार काट होगी, ठीक है, किसी की हत्या हो जाएगी, कोई मर जाएगा, तो क्या एक न्यायपूर्ण समाज बनेगा? तो अर्जुन जो होते हैं वो परिणाम और नैतिक दुविधा दोनों से चिंतित होते हैं यहाँ पे। तो उनको भगवान कृष्ण उत्तर देते हैं, ठीक है। वो क्या कहते हैं कि हमें कर्तव्य पर यानी प्रक्रिया पर चलना आवश्यक है, हमें प्रक्रिया के अनुसार चलना आवश्यक है। सेन की व्याख्या है कि अर्जुन केवल परिणामवादी नहीं है, उनकी चिंता न्याय, मानव पीड़ा, नैतिकता तीनों से भरी हुई है, तीनों के बारे में सोच रहे हैं। वो न्याय केवल सिद्धांत यानी केवल नीति के तरीके से नहीं देख रहे हैं, बल्कि उसका वास्तविक क्या परिणाम होगा उससे भी जुड़ा होता है न्याय। फिर सिक्स पॉइंट है भारतीय लोकतंत्र का उदाहरण, यानी हमारा जो भारत का लोकतंत्र है इसकी सफलता और इसकी असफलता।
दोनों का उदाहरण देते हैं। सफलता कैसे है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र जो है भारत है। असफल कैसे है क्योंकि यहाँ पे गरीबी है, भुखमरी है, असमानता है, सामाजिक अन्याय है, इसलिए हम इसको असफल भी कह सकते हैं। तो सेन का कहना है कि लोकतंत्र तभी सफल होगा जब लोग अपनी आवाज उठा सकेंगे, उनकी आवाज को सुना जाएगा, ठीक है, तब लोकतंत्र सफल होगा। सेन का मेन तर्क जो है वो ये है कि न्याय की समस्या केवल संस्थान नहीं है, यानी रोल्स से असहमति, रोल्स के सिद्धांत को इन्होंने सही नहीं माना, क्योंकि रोल्स का जो सिद्धांत है वो आदर्श संस्थाओं पे आधारित होता है। सेन कहते हैं कि वास्तविक दुनिया में न्याय की समस्या जो है वो संस्थागत कमी से नहीं बल्कि व्यवहारिक अन्याय से है, क्योंकि संस्था चाहे संस्था कम है इसके लिए अन्याय नहीं है, क्योंकि व्यवहारिक अन्याय है, क्योंकि समाज में जो अन्याय है उसको कमी नहीं किया जा रहा है, इसलिए अन्याय है समाज में, ऐसा सेन कहते हैं। सेन का मानना है कि न्याय केवल इस बात पे नहीं निर्भर करता कि हमारी संस्था कितनी और वो कितनी अच्छी है, ठीक है, ना तो उसकी संख्या पे निर्भर करता है ना संस्थाओं की अच्छाई पे निर्भर करता है, बल्कि ये इस बात पे निर्भर करता है कि लोग वास्तविक जीवन में कितनी उनको स्वतंत्रता मिली है, लोगों को कितनी समानता मिली है और कितनी वो सुरक्षा महसूस कर रहे हैं अपने रियल लाइफ में, इसके आधारित होती है, ठीक है। आठवां पॉइंट है नीति और न्याय के बीच में अंतर। तो सेन कहते हैं कि नीति जो है वो नियम, कानून, संस्थाएं, प्रक्रियाएं, यानी शासन का पूरा स्ट्रक्चर होता है। और न्याय जो होता है वो लोगों का, जो लोगों को वास्तविक न्याय मिल रहा है वो न्याय होता है, लोगों का वास्तविक अनुभव होता है कि समाज में क्या वो सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, क्या समाज में वो ऐसा महसूस करते हैं कि उनको समानता मिली हुई है, तो इनका जो वास्तविक अनुभव होता है वो न्याय होता है। समाज में समावेशिता होती है, ठीक है, कौन किस तरीके से जीवन जी रहा है इस पे ध्यान दिया जाता है। सेन कहते हैं कि न्याय का मापदंड यानी लोग कितना अच्छा जीवन जी पा रहे हैं इसको देखा जाता है। अगला है नाइन्थ पॉइंट, लोकतंत्र और सार्वजनिक संवाद। यानी सेन मानते हैं कि न्याय की खोज केवल संस्थाओं पर निर्भर नहीं है, ये लोकतंत्र, मीडिया, समाज, सभी चीज़ों को महत्वपूर्ण माना जाता है, ठीक है। केवल संस्थाओं से न्याय नहीं मिलने वाला है, आपको हर चीज़ को शामिल करना पड़ेगा। और लोकतंत्र में इन्होंने दो मूल बातों पे ज़्यादा फोकस करा है, यानी लोगों को अपनी बात रखने का पूरा अवसर मिले और उनकी बातें जो रखी गई है उसको सुना भी जाए, ठीक है। तो यदि ये चीज़ें हो रही हैं तो लोकतंत्र है, अगर मान लो ये चीज़ें नहीं हो पा रही है तो लोकतंत्र व्यर्थ है। मान लो अगर लोकतंत्र, आप कह रहे हो कि कोई लोकतांत्रिक सरकार है, वहाँ पे जनता को अगर अवसर ही नहीं मिल पा रहे अपनी अभिव्यक्ति के, अपने विचारों की अभिव्यक्ति के, तो वो कैसा लोकतंत्र है, वो किसी काम का नहीं है। अगर लोगों की बात ही नहीं सुनी जा रही है तो वो कैसा लोकतंत्र है, वो किसी काम का नहीं है, ठीक है। तो ये है, तो इस तरीके से हमारा टॉपिक खत्म हो जाता है। और यहाँ पे निष्कर्ष का जो लास्ट है, निष्कर्ष वाला पॉइंट, इसमें आप ये कुछ बातें लिख सकते हो। अगर आपने सेन को डिटेल में पढ़ लिया, अमर्त्य सेन को, तो आप आराम से बता दोगे कि ये अन्याय पर ध्यान देते हैं। ये कहते हैं कि हमें आदर्श समाज नहीं बनाना, बल्कि हमें जो अन्याय है समाज में उसको कम करना है। ये कहते हैं, इनका जो सिद्धांत है वो मानव जीवन पे केंद्रित है, यानी ये कहते हैं न्याय जो है वो संस्थाओं से नहीं मिलेगा, बल्कि लोगों के जीवन से मापा जाना चाहिए, उनके जीवन के अनुभव से मापा जाना चाहिए, ठीक है। ये समावेशिता की बात करते हैं, यानी समाज में सभी वर्गों की आवाज को सुना जाए, उनको स्वतंत्रता का पूरा अधिकार मिले, उनको अवसर मिले, ठीक है। ये व्यवहारिक सुधार की बात करते हैं, यानी केवल संस्थागत सुधार काफी नहीं है, लोगों के व्यवहार में बदलाव लाना जरूरी है। लोकतंत्र के मूल्य पे बात करते हैं, यानी लोकतंत्र तभी लोकतंत्र माना जाएगा जब जनता के साथ न्याय होगा। अगर जनता के साथ न्याय को बढ़ाया जाएगा तो लोकतंत्र है, अगर जनता के साथ न्याय नहीं हो रहा है तो फिर वो लोकतंत्र किसी काम का नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना ये चैप्टर खत्म हो जाता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और बहुत डिटेल में, बहुत विस्तार से मैंने आपको समझाया, ठीक है। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देख के जाएं और ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए।